कोई भी फैक्ट हो, कोई भी एग्जाम्पल हो, ठीक है, उसका आप यूज कैसे करते हो अपने आंसर्स में ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिले, उसमें ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेट दिस एक्सप्रेसवे ऑन जुलाई 13। कार्बन नेगेटिव छावनी बन गया है, ठीक है। बरेली कैंटोनमेंट बोर्ड हैज बिकम द कंट्रीज फर्स्ट कार्बन नेगेटिव कैंटोनमेंट टू प्रोवाइड कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट टू टीचर, शिक्षा मित्र, instructor and their families across the state. This achievement reflects the government unwavering commitment to realizing the vision of Atmanirbhar Bharat, Make in India Maritime Amrit Kal Vision 2047. Ranked first in the country in construction and rejuvenation of 19,989 Amrit Sarovar developed under the first two phase of the Center Amrit Sarovar scheme. सारनाथ जो हमारा रीजन है जहाँ पे गौतम बुद्ध ने पहली बार अपना उपदेश दिया था, फर्स्ट sermon दिया था, उस लोकेशन को हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप अच्छे हो गए, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज ये जो वीडियो है जुलाई 2026 यूपी स्पेशल का करंट अफेयर्स का वीडियो है। थोड़ा सा लेट हो गया ये वीडियो क्योंकि बीच में 15 अगस्त था, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। बट वही बोलते हैं ना, लेट आए लेकिन दुरुस्त आए। ये वीडियो जुलाई में जितने भी इवेंट्स हुए हमारे यूपी में उससे रिलेटेड है। और मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि ये जो वीडियो केवल प्री के लिए नहीं है, यहां से आप अपना मेंस का भी कंटेंट उठा सकते हो। और मैंने हमेशा एक चीज पे फोकस किया है, कोई भी फैक्ट हो, कोई भी एग्जाम्पल हो, ठीक है, उसका आप यूज कैसे करते हो अपने आंसर्स में ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिले, उसमें ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे पहले 2 महीने का भी मैं प्रोवाइड कर चुका हूं, मई एंड जून का प्रोवाइड कर चुका हूं, और जनवरी से लेकर अप्रैल मंथ का भी प्रोवाइड कर चुका हूं मैं, ठीक है, उसको भी देखिएगा जाके। अब ये आपका जुलाई मंथ का है, ठीक है। हम लोग हर महीने वीडियो लाते हैं। ये तो आपका यूपी स्पेशल का करंट अफेयर्स है, बाकी मैं आपको नॉर्मल जो हमारा करंट अफेयर्स होगा वो भी लेके आऊंगा, ठीक है। तो देरी नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और मेरा यहां पे जो पढ़ाने का तरीका रहता है, अगर कोई भी टॉपिक है उसका स्टैटिक पार्ट क्या रहता है वो बताता हूं मैं, मैपिंग के थ्रू कुछ चीजों को सीखने का ट्राई करते हैं, और आपको ये भी बताता हूं इस टॉपिक को आप कहां पे जाके अपने आंसर में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, दिस इज माई टेलीग्राम आईडी, यू कैन ज्वाइन हेयर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज देखते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला तेंदुआ सफारी पार्क, ठीक है, कहां पे बन रहा है सर? पीलीभीत में। देखो, अब ये जो टॉपिक है, एक तो आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि यूपी का पहला तेंदुआ सफारी पार्क कहां बन रहा है। दूसरा आपका ये मेंस में भी इंपॉर्टेंट है। जब भी मान लो इको टूरिज्म की बात होगी, ठीक है, इको टूरिज्म की बात होगी, तो आप इस पॉइंट को वहां पे एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं, ठीक है। चलो देखो, हमारा यूपी का जो ये वाला पार्ट है ना, तराई वाला पार्ट, तराई वाला जो हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा, इसको बोलते हैं तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र, ठीक है। ये आपका एक तरह से जंगली क्षेत्र है, जंगल यहाँ पे बहुत सारे हैं, ठीक है। शिवालिक के बिल्कुल तलहटी पे है ये क्षेत्र, ठीक है, शिवालिक की तलहटी फुट हिल्स पे, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पे बहुत सारे आपको नेशनल पार्क मिलेंगे, बहुत सारे तो नहीं है, एक नेशनल पार्क है, बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, बहुत सारे आपके बर्ड सेंचुरी हैं। और वहीं पे आपका पीलीभीत में, ठीक है, पीलीभीत के अंदर भी आप देखोगे गोपालपुर बनखंड में उत्तर प्रदेश का पहला तेंदुआ सफारी पार्क बनाया जा रहा है। कहां पे सर? गोपालपुर फॉरेस्ट ब्लॉक, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है? पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में। जैसे करीब 49 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया जाएगा। 1716 हेक्टेयर क्षेत्र में बनने वाली यह परियोजना सिर्फ रेस्क्यू किए गए तेंदुओं का सुरक्षित आशियाना नहीं होगी, बल्कि वन्यजीव संरक्षण, पर्यटन और पर्यावरण शिक्षा, स्थानीय रोजगार का भी बड़ा केंद्र बनेगी। जैसा भी मैंने बताया आपको कि अगर मान लो इको टूरिज्म के ऊपर क्वेश्चन आता है मेंस में, इस वाले पॉइंट को आप आसानी से वहां पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब इक्विप्ड विद फैसिलिटीज सच एज मॉडर्न
रिसेप्शन एरिया होगा यहाँ पे, 50 सीट थिएटर होगा यहाँ पे, 50 सीटों का थिएटर, ए सफारी ट्रैक होगा एंड हाई टेक सिक्योरिटी सिस्टम होगा। द पार्क इज स्लेटेड फॉर कंप्लीशन बाई जनवरी। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आपका जनवरी तक रेडी होने का इस पे रखा गया है। तो कहां पे बन रहा है पहला तेंदुआ सफारी? सर ये हमारे बन रहा है पीलीभीत में। ठीक है, देखो तेंदुआ सफारी से याद आया, हमारे यहाँ टाइगर रिजर्व कितने हैं? टाइगर रिजर्व, देखो यूपी में जो टाइगर रिजर्व है 4 टाइगर रिजर्व हैं। कितने सर? 4 यूपी में टाइगर रिजर्व हैं। वो 4 टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? पहले आपको मिलेगा दुधवा टाइगर रिजर्व। ठीक है, इधर ही है दुधवा, तो पहला हो जाएगा दुधवा। ठीक है, उसके जस्ट बगल में दूसरा हो जाएगा पीलीभीत, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ठीक है, एक है आपका अमनगढ़, इधर मिलेगा आपको अमनगढ़। और इधर चित्रकूट के साइड में आपको मिलेगा, कहां पे सर? चित्रकूट जिले में आपको मिलेगा ये रानीपुर। यहां पे आपको रानीपुर मिलेगा, कहां पे? चित्रकूट। ठीक है, और दुधवा तो आपको खीरी में है, लखीमपुर खीरी। पीलीभीत टाइगर रिजर्व आपको पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। और जो आपका अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है, ठीक है, अमनगढ़, ये आपको बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। उत्तराखंड के साथ लगा हुआ है बिजनौर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो यहां पे, और देखो ये जो दुधवा ये जो टाइगर रिजर्व है, ये हमारा एक नेशनल पार्क भी है। यूपी का केवल एक नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान। वो कौन सा है? वो है दुधवा नेशनल पार्क, वो है दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, चलो, तो पहला हमारा टॉपिक था कि आपका गोपालपुर में, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट का जो गोपालपुर है, वहां पे यूपी का पहला तेंदुआ सफारी बनाया जा रहा है। अगला टॉपिक देखो, अगला है यूपी कोऑपरेटिव बैंक को आधार कार्ड बनाने की एजेंसी नामित किया गया है। हमारे यूपी में जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सहकार, आपका एक तरह से कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक, जो गरीब लोगों को, किसानों को, जिनके छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं, उनको जो लोन देते हैं बैंक, ठीक है, उन बैंकों को हमारे यूपी में पहली बार आधार कार्ड बनाने के लिए नामित किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है किस बैंक को नामित किया गया है? तो हमारा यूपी का कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? UIDAI, ने उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को आधार बनाने के लिए अधिकृत कर दिया है। द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज ऑथोराइज द उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड टू फैसिलिटेट आधार रिलेटेड सर्विसेज। तो कौन बनाएगा? ये बनाएंगे हमारे यूपी के कोऑपरेटिव बैंक्स। ध्यान रखिएगा, यूपी के कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, यहां से सिर्फ प्री में क्वेश्चन बनेगा, मेंस में इसको बहुत कम यूज कर पाओगे आप। ठीक है, जैसे यूपी कोऑपरेटिव बैंक इज द फर्स्ट कोऑपरेटिव बैंक इन द कंट्री टू बी डेजिग्नेटेड एज एन एजेंसी फॉर जनरेटिंग आधार कार्ड। तो भारत की पहली कोऑपरेटिव बैंक है ये यूपी, जहां पे हमारी जो UIDAI ने इनको डेजिग्नेटेड किया कि आप आधार कार्ड बना सकते हो। ठीक है, यूपी कोऑपरेटिव बैंक में आधार सेवाओं का शुभारंभ किया गया है। शुरुआत में कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की शाखाओं में आधार नामांकन, संशोधन एवं अपडेट कराए जाएंगे। जैसे आप होता है ना कि आपका मान लो नंबर अपडेट करना है, बर्थडे अपडेट करना है, एड्रेस अपडेट करना है, शुरुआत में वो किया जाएगा, बाद में फिर पूरा वो आधार कार्ड बना सकते हैं। ठीक है, इन द सेकेंड फेज द सर्विस विल बी एक्सटेंडेड टू द लेवल ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। ठीक है, तो ये छोटा सा न्यूज था, इतना सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि कोऑपरेटिव बैंक्स, यूपी के कोऑपरेटिव बैंक सब आधार कार्ड बनाएंगे। ठीक है, 1 जुलाई को यूपी सरकार ने राज्यव्यापी डिजी रोवर विशेष भूमि मापन अभियान शुरू किया, जो 15 अगस्त तक चला। कहां तक चला, कब तक चला सर? 15, मतलब 1.5 महीने चला। अभी है क्या विशेष भूमि मापन? हम सबको पता है कि यूपी में जो लैंड रिफॉर्म्स हुए थे यूपी में, वो पश्चिमी यूपी में ज्यादा हुए थे। वेस्टर्न यूपी में लैंड रिफॉर्म ज्यादा हुए थे रादर देन ईस्टर्न यूपी में, बुंदेलखंड में, नॉर्दर्न यूपी में। तो वहां पे भूमि मापन करना बहुत जरूरी है, किसकी भूमि कितनी है, कहां कहां पे किसकी भूमि है, इसको मापन करना बहुत जरूरी है, इसका मेजरमेंट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने आता है ना, तो उसको पता होना चाहिए कौन सी भूमि पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। ऐसा तो नहीं कि मैंने मान लो इन्वेस्ट कर दिया, 10 साल बाद कोई आके बोल रहा है, 10 साल बाद कोई आके बोल रहा है अरे ये तो मेरी जमीन थी, आपने कैसे ले ली। ठीक है, तो इसके लिए डिजी रोवर GNSS तकनीक का यूज करके एक
भूमि मापन अभियान को शुरू किया गया है 1 जुलाई से लेकर आपका 15 अगस्त तक। ठीक है, 1 जुलाई से 15 अगस्त तक। चलिए, तो इसके बारे में देखते हैं थोड़ा। ऑन 1 जुलाई द यूपी गवर्नमेंट लॉन्च द स्टेट वाइड डिजी रोवर जीएनएस स्पेशल लैंड मेजरमेंट कैंपेन विच विल कंटिन्यू अंटिल 15 अगस्त। तो 1 जुलाई से ये कब तक चला है? 15 अगस्त तक चला है, मतलब 1.5 महीने तक चला है ये। ठीक है, नाम क्या है? डीजी रोवर, डीजी रोवर, ध्यान रखना। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या किया जाएगा। द चीफ मिनिस्टर लॉन्च दिस कैंपेन इन सहारनपुर, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से लॉन्च किया गया है। ठीक है, कहां से सर? सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से। देखो कहां पे है सहारनपुर, में बता देता हूं आपको। ठीक है, यहां पे आपका सहारनपुर है, सहारनपुर, और ये सबसे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, सबसे उत्तरी डिस्ट्रिक्ट है। और सहारनपुर में ही आपको मां सभंकारी देवी मिलेंगी। ठीक है, मां सभंकारी देवी का मंदिर है, यहाँ पे शक्तिपीठ है। कहां पे? सहारनपुर में। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर ने इसकी शुरुआत कहां से करी थी? सहारनपुर से करी थी। इस अभियान के दौरान प्रत्येक तहसील में भूमि सीमांकन और माप से संबंधित सभी लंबित मामलों को उन्नत डीजी रोवर तकनीक का उपयोग करके हल किया जाएगा। एक डीजी रोवर तकनीक है, उसका उपयोग करके इसको हल किया जाएगा। यह पहल योगी सरकार के भूमि संबंधी सेवाओं को तेज, अधिक पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी सक्षम बनाने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। साथ ही भूमि स्वामित्व सीमाओं को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवादों को कम करने का भी लक्ष्य है। देखो, अब ये जो टॉपिक है ना, इसको आप अपने मेंस में लिख सकते हो। मान लो अगर मेंस में पूछा जाएगा कि यूपी सरकार इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट के लिए क्या कर रही है, तो आप ये वाला पॉइंट लिख सकते हो। इंडस्ट्री के लिए यूपी सरकार क्या कर रही है, तो आप ये वाला पॉइंट लिख सकते हो। आपके मेंस में जीएस 5 में एक टॉपिक है जिसका नाम है लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म। तो लैंड रिफॉर्म का टॉपिक आएगा तो ये वाला पॉइंट लिख सकते हो आप। ठीक है, तो यू शुड नो, जो भी पॉइंट है उसका यूज मुझे कहां पे करना है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आईआरसीटीसी डिवाइन ईस्ट टेंपल टूर। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हमारे यूपी से भी होके जाता है, ये हमारे यूपी से भी होके जाता है। ठीक है, देखो आईआरसीटीसी ने, रेलवे ने नया पर्यटन सर्किट डिवाइन ईस्ट टेंपल टूर आरंभ किया है। डिवाइन मतलब एक तरह से जैसे हमारे स्पिरिचुअल जो जगह होती है ना, जैसे काशी विश्वनाथ हो गया, ठीक है, आपका इधर पारसनाथ की पहाड़ी हो गई झारखंड में, है ना, ये हो गया पुरी, हो गया जगन्नाथपुरी उड़ीसा में। ठीक है, ऐसी जगहों को जोड़ने वाली एक ट्रेन चलाई गई है ताकि आप इन जगहों पे घूम सको, इन जगहों पे घूम सको। 11 दिन का पैकेज रहेगा पूरा। ठीक है, तो डिवाइन ईस्ट टेंपल टूर आरंभ किया। इसके लिए भारत गौरव डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन का प्रयोग किया जा रहा है। कौन सा? भारत गौरव डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन। ठीक है, अब हमारे यूपी से भी होके जाएगा। जैसे इस 11 दिन के रेल यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं और पर्यटकों को उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर जाने का मौका मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसके अंदर कौन कौन से स्टेट शामिल हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए, वो आपको पता होने चाहिए। एक हमारा यूपी है, यूपी से जाओगे आप सीधा। ठीक है, यूपी हो गया, उसके बाद आपका इधर वेस्ट बंगाल हो गया, फिर इधर आपका झारखंड हो गया, इधर उड़ीसा हो गया। तो ऐसे करके ये आपका यूपी, दिस इज झारखंड, दिस इज वेस्ट बंगाल एंड दिस इज उड़ीसा। यहां पे आप जा सकते हो इस ट्रेन के थ्रू। ठीक है, यह यात्री दिल्ली में सफदरगंज रेलवे स्टेशन से शुरू होगा। यह यात्रा जो है दिल्ली में सफदरजंग जो रेलवे स्टेशन है वहां से शुरू होगा और फिर वाराणसी, पुरी, कोणार्क, चिलिका, भुवनेश्वर, कोलकाता, गंगासागर और वैद्यनाथ धाम तक जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से स्टेट हैं इसमें, आपको स्टेट का नाम पता होना चाहिए और कहां से ये ट्रेन शुरू हो रही है। तो वो है दिल्ली से। और दिल्ली में ऑप्शन देगा पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली। ठीक है, तो वो है सफदरजंग रेलवे स्टेशन, क्योंकि यहां पे इतनी भीड़ नहीं होती है।
चलो, दिव्यांगजन भरण पोषण सहायता राशि वृद्धि, ये तो आपका डायरेक्टली मेंस में पूछा जाएगा। जो हमारी पेपर 5 है ना, पेपर 5, वहां पे है सशक्तिकरण एक टॉपिक, एम्पावरमेंट, है ना। जो हमारे दिव्यांग लोग हैं, दिव्यांग लोगों का एम्पावरमेंट करना, उस टॉपिक के साथ आप डायरेक्टली लिंक कर सकते हो इस टॉपिक को। एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया था, ठीक है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्य जी ने जुलाई 2026 में मानसिक रूप से दिव्यांग और निराश्रित संवासियों के लिए मासिक भरण पोषण अनुदान राशि को 2000 से बढ़ाकर कितना कर दिया, 3000 कर दिया गया है, ठीक है, 3000 कर दिया गया है। मेंटली चैलेंज एंड डेस्टिट्यूट इनमेंट्स, मतलब ऐसे लोग होते हैं ना जिनको घर से निकाल दिया जाता है, जिनका कोई सहारा नहीं है, ऐसे लोग, और जो मेंटली थोड़े से एक तरह से वो हैं, आप देखोगे चैलेंज्ड हैं, जो लोग मानसिक रूप से थोड़े से बेकार हैं। पहले इनको 200 रुपए मिलता था, सॉरी 2000 रुपए मिलता था, अब वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा अब 3000 रुपए, मंथली उनको 3000 रुपए मिलेगा, ठीक है। तो ये राशि थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। तो जब भी दिव्यांग के ऊपर क्वेश्चन आएगा पेपर 5 में, आप इस डेटा को आराम से वहां पे लिख सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशियस फूड एंड बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी। ऑर्गेनाइजिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैंप्स फॉर असिस्टिव डिवाइस फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जो जो आप देखोगे सहायक उपकरण की जरूरत पड़ेगी, है ना, वो प्रोवाइड किए जाएंगे। एंश्योरिंग टाइमली प्रोविजन ऑफ आर्टिफिशियल लिम्स एंड अदर असिस्टिव डिवाइस टू नीडी पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जरूरतमंद दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग, ठीक है, और अन्य सहायक उपकरण समय समय पर उपलब्ध कराए जाएंगे, ध्यान रखना। बस इतना ध्यान रखिएगा, 2000 से बढ़ाकर वो जो राशि है वो 3000 कर दी गई है। कितनी, 3000 कर दी गई है, इतना ध्यान रखिएगा बस। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना, ये जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो, जो हमारा उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर है, पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखो, डिफेंस कॉरिडोर जो है हमारे इंडिया में दो हैं, एक यूपी में है, एक यूपी में है, एक हमारा तमिलनाडु में है। अगर मैं यूपी की बात करूं तो ये आपको जनरली कहां पे मिलेगा सर, ये मिलेगा आपको बुंदेलखंड रीजन में, ठीक है। कहां पे, बुंदेलखंड में। जैसे आपका झांसी हो गया, ठीक है, ये आपका झांसी हो गया, यहां पे आपका अलीगढ़ हो गया, ठीक है, यहां पे आपका लखनऊ हो गया। तो मैं आपको नोड बता रहा हूं कहां कहां पे इसका नोड है, ठीक है। यहां पे आपका आगरा हो गया, झांसी, आगरा, अलीगढ़, कितने हो गए ये, कानपुर, ठीक है, इधर आपका कानपुर हो गया, और एक है आपका चित्रकूट, यहां पे हो गया आपका चित्रकूट, ठीक है। ये 6 एरियाज हैं, ये 6 एरियाज हैं, नोड बोलते हैं इसको, ऐसे मिले हुए होते हैं ये, इनको नोड बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं सर, नोड, ठीक है। तो ये आपका डिफेंस कॉरिडोर है, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। किस लिए बनाया जा रहा है, ताकि जो हमारा डिफेंस इक्विपमेंट है, ठीक है, डिफेंस जो मैन्युफैक्चरिंग है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को क्या करना, प्रमोट करना। जब हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करेंगे, ठीक है, और इसको 2018 में शुरू किया गया था, जब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करेंगे तो हम लोग डिफेंस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारा जो इंपोर्ट होगा वो रिड्यूस हो सकता है इंपोर्ट, तो हम लोग अपना सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं डिफेंस प्रोजेक्ट, डिफेंस इक्विपमेंट को लेकर, ठीक है। तो इसीलिए अभी यहां पे एक आर्टिकल आया था कि उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में अगले 5 सालों में लगभग 25,000 करोड़ का नया निवेश होने की उम्मीद है। कितना, 25,000 करोड़। अब देखो, ये जो डिफेंस कॉरिडोर है, ये जो हमारा डिफेंस कॉरिडोर है, अब इससे होगा क्या सर, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, है ना सर, इन्वेस्टमेंट आएगा, जैसे अभी मैंने आपको इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल दिया, है ना, 25,000 करोड़, ठीक है सर। इंडस्ट्री सेटअप होंगी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, मतलब औद्योगिक विकास होगा,
रीजनल डेवलपमेंट होगा, पूरा बुंदेलखंड रीजन का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। और जो माइग्रेशन होगा, बुंदेलखंड से जो माइग्रेशन होता है, रिड्यूस माइग्रेशन, माइग्रेशन को रिड्यूस किया जा सकता है। एक्सपोर्ट, हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ेगा। तो ये पूरे क्या हैं, ये इंपोर्टेंस हैं। इनोवेशन बढ़ेगा हमारे यूपी में, इनोवेशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यूपी में अगले 5 सालों में 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने के क्या है, उम्मीद है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। बाकी जो डिफेंस कॉरिडोर है उसके बारे में मैंने आपको पूरा यहां पे समझा दिया है, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यू विल हैंडल, ठीक है। देखो अब इसके कारण जो 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा उससे 20,000 से लेकर 22,000 तक की सीधी नौकरियां जनरेट होंगी। मतलब अभी मैंने जो पॉइंट लिखा था ना एम्प्लॉयमेंट, तो आप लिख सकते हो मोर देन 20,000 एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा नेक्स्ट 5 ईयर्स में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 2018 में शुरू की गई उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको हम लोग यूपीआईडीए बोलते हैं, द्वारा विकसित किया गया ये डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कानपुर, झांसी, लखनऊ, अलीगढ़, आगरा, चित्रकूट में 6 हिस्सों में फैला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ के जो ये जो एग्जाम्पल है ना, ये एग्जाम्पल पूरा का पूरा आपके मेंस के लिए है। जैसे झांसी नोड, झांसी में भारत डायनेमिक्स द्वारा मिसाइल इकाई स्थापित की जा रही है। कहां पे, झांसी में। रक्षा परिरक्षण बुनियादी ढांचों का निर्माण रक्षा मंत्रालय राज्य सरकार द्वारा सामान्य सुविधा केंद्र शुरू किया गया है। कानपुर में सबसे अधिक 12,948 करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है। कहां पे सबसे ज्यादा, कानपुर में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका झांसी का नंबर आता है, कानपुर के बाद सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट झांसी में हो रहा है। फिर आपका लखनऊ का नंबर आता है, फिर अलीगढ़ का, फिर लास्ट में आगरा का, ठीक है। आगरा से भी लास्ट में चित्रकूट है। अब डिफेंस कॉरिडोर में पहले से ही 9 उत्पादन इकाइयां काम कर रही हैं। इनमें से कानपुर, लखनऊ और अलीगढ़ में 3-3 यूनिटें हैं। जैसे अडानी डिफेंस और एरोस्पेस इंडस्ट्री ने कानपुर में अपनी 1500 करोड़ की गोला बारूद बनाने वाली फैक्ट्री में काम शुरू कर दिया है। कहां पे, कानपुर में, अडानी डिफेंस एरोस्पेस इंडस्ट्री। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल लिखोगे तब आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अलीगढ़ में देखो, बैरोबिन डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड ने 65 करोड़ के निवेश से छोटे हथियारों का उत्पादन शुरू कर दिया है अलीगढ़ में, ठीक है। ये एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे आपको। उत्तर प्रदेश में लखनऊ एक उन्नत डिफेंस और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे डेवलप हो रहा है। लखनऊ में आप सबको पता है ब्रह्मोस बना रहे हैं हम लोग लखनऊ में, है ना। कानपुर में हमारे ड्रोन बन रहे हैं, कानपुर में हमारे ड्रोन बन रहे हैं, ठीक है। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने अपनी 300 करोड़ रुपए की फैक्ट्री में ब्रह्मोस एनर्जी मिसाइल सिस्टम का प्रोडक्शन और असेंबली का काम शुरू कर दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसका, ब्रह्मोस मिसाइल का, ठीक है। तो ये पूरा आपका डिफेंस कॉरिडोर वाला टॉपिक हो गया, यहीं से पूरा मेंस का भी कवर हो जाएगा। अगला है दादरी में पहला निर्यात आयात शिपिंग कंटेनर। ध्यान रखिएगा, ये भारत का पहला आयात निर्यात शिपिंग कंटेनर है, इंडिया का फर्स्ट। दादरी कहां पे है, गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। कहां पे है सर, गौतम बुद्ध नगर में। तो गौतम बुद्ध नगर में आयात निर्यात शिपिंग कंटेनर, मतलब आप वहां से निर्यात भी कर सकते हैं उसी कंटेनर से, उसी से आप आयात भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 जुलाई को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने उत्तर प्रदेश के दादरी में वैश्विक शिपिंग कंपनी एपी मोरल मेस्क के लिए भारत में निर्मित पहले निर्यात आयात शिपिंग कंटेनर का अनावरण किया। कहां पे किया सर, दादरी में। दादरी आता कहां पे है, गौतम बुद्ध नगर में आता है, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर में आता है, नोएडा के पास में है दादरी। तो वहां पे फर्स्ट इंडिया मेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट शिपिंग कंटेनर, ठीक है, ये स्टार्ट किया है दादरी में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दिस अचीवमेंट रिफ्लेक्ट द गवर्नमेंट unwavering commitment to realizing the vision of Atmanirbhar Bharat, Make in India, Maritime Amrit Kal Vision 2047. India's position is global maritime value chain is expected to strengthen. अब इससे होगा क्या, इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इससे हमारा इंपोर्ट बढ़ेगा। तो जो इंडिया का जो मैरीटाइम विजन है 2047 तक का, उसको प्रमोशन मिलेगा इसके थ्रू, ठीक है। तो दादरी में बन रहा है, इसमें सिर्फ ये ध्यान रखिएगा, कहां पे सर, दादरी में, बस इस पे इतना ही ध्यान रखना है। आम महोत्सव है ना, आम किसको नहीं पसंद, आम सबको पसंद है,
ठीक है। तो अभी जुलाई में लखनऊ में एक आम महोत्सव का आयोजन किया गया 3 जुलाई से 5 जुलाई के बीच में, ठीक है। आम महोत्सव जहां पे अलग अलग वैरायटी की आम को शोकेस किया गया था। तो 3 जुलाई से 5 जुलाई 2026 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ में आयोजित आम महोत्सव का उद्घाटन किया था। कहां पे उद्घाटन किया था? लखनऊ में 3 से 5 जुलाई के बीच में। किसने? हमारे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने। मैंगो फेस्टिवल, ठीक है, ध्यान रखना। और लखनऊ अपने आम के लिए बहुत फेमस है, मलिहाबादी आम, दशहरी आम, ठीक है, अपने आम के लिए बहुत फेमस है लखनऊ। जैसे उत्तर प्रदेश का आम ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात जिसको हम यूएई बोलते हैं, मलेशिया और कुवैत सहित कई देशों में निर्यात किया जा रहा है। अब इस पॉइंट को आप अपने निर्यात वाले टॉपिक में लिख सकते हो। जैसे आता है ना टॉपिक एक है आपका ट्रेड, पेपर 6 में ट्रेड, तो वहां पे इस पॉइंट को लिख सकते हो कि इंडिया का, यूपी का जो आम है ब्रिटेन हो गया, यूएई हो गया, मलेशिया हो गया, कुवैत हो गया, यहां पे हम लोग निर्यात कर रहे हैं। मलिहाबाद के आमों को काकोरी ब्रांड नाम के तहत प्रमोट किया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा काकोरी ब्रांड किसका है? तो ये मलिहाबादी आम का नाम है काकोरी ब्रांड, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों के लिए खाने पीने की प्रतियोगिता में रुचिर शुक्ला ने पहला स्थान हासिल किया था। मतलब बहुत सारे कंपटीशन किए गए थे कि आम ज्यादा कौन खा पाएगा, ठीक है, उसमें रुचिर शुक्ला इसमें फर्स्ट पोजीशन पे आए थे। देश में आम की कुल खेती वाले क्षेत्रफल का मात्र 9% हिस्सा होने के बावजूद यूपी जो है देश का 26% आम पैदा करता है। और यूपी लगभग टॉप में है आम के प्रोडक्शन में। मैंगो के प्रोडक्शन में यूपी पूरे इंडिया में 26% का कंट्रीब्यूट करता है। एंड वन ऑफ द टॉपेस्ट मैंगो प्रोड्यूसर स्टेट है इंडिया में यूपी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो आगे देखो, जालोन सोलर पार्क पावर, कोल इंडिया एंड एनएलसी इंडिया विन सोलर प्रोजेक्ट फॉर जालोन सोलर पार्क। देखो अभी वी ऑल नो कि हमारा जो टारगेट है, ठीक है, हमारा जो यूपी सरकार का टारगेट है वो भी क्या है सर? क्लीन एनर्जी को प्रमोट करना। किसको? क्लीन एनर्जी, जिसको हम लोग बोलते हैं अक्षय ऊर्जा। रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, अक्षय ऊर्जा हो गया। इसके लिए हमारी सरकार सोलर एनर्जी को प्रमोट कर रही है, हमारी सरकार विंड एनर्जी को प्रमोट कर रही है, हमारी सरकार बायो एनर्जी को प्रमोट कर रही है, हमारी सरकार हाइड्रो एनर्जी को प्रमोट कर रही है, ठीक है। जैसे अगर मैं सोलर एनर्जी की बात करूं तो सोलर पॉलिसी लेके आई थी हमारी सरकार 2022 सोलर पॉलिसी, जिसमें सरकार का टारगेट क्या था? 2027 तक 22 गीगावाट सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन करना, ठीक है। सोलर पार्क लगाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा बुंदेलखंड में, ठीक है। और हमारी सरकार जो है मॉडल सोलर सिटी बना रही है, मॉडल सोलर सिटी किसको? अयोध्या को। ऐसे और भी एरिया हैं, ठीक है। पीएम कुसुम हमारे यूपी में लागू है, पीएम सूर्य घर बिजली योजना, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे सोलर एनर्जी को प्रमोट करते हैं। और हमारे यूपी में एक आपको दिखेगा तराई क्षेत्र में, ठीक है, संभावना बहुत ज्यादा है विंड एनर्जी की यूपी में, ठीक है। बायो पॉलिसी लेके आई है हमारी सरकार, बायो एनर्जी पॉलिसी हमारी सरकार लेके आई है बायो एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। हमारे यहां देखो बुंदेलखंड में है ना बहुत सारे आपके बांध हैं, जैसे आपका माटातिला हो जाएगा, ठीक है, माटातिला, राजघाटो, सारे बांध हैं। तो कुल मिला के यूपी सरकार जो है क्लीन एनर्जी को प्रमोट कर रही है। उसी के उसमें एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल लिमिटेड को उत्तर प्रदेश के जालौन सोलर पार्क में 600 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना के विकास के लिए लेटर ऑफ अवार्ड प्राप्त हो गया है। मतलब वो आसानी से काम कर सकता है, ठीक है। ये देखो सोलर पैनल, ठीक है। चलो कहां पे? जालौन डिस्ट्रिक्ट में, जालौन डिस्ट्रिक्ट में। तो बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड द्वारा प्रदान किया गया इसको। किसके द्वारा सर? बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड द्वारा। इस परियोजना के अंतर्गत जालौन जिले में स्थित 1200 मेगावाट क्षमता वाले जालौन सौर ऊर्जा पार्क के भीतर 300 मेगावाट क्षमता की दो सौर ऊर्जा इकाइयां स्थापित की जाएंगी, जिनकी कुल क्षमता
600 मेगावाट होगी। ठीक है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा था ना सोलर पार्क, तो यहाँ पे आप जालौन का एग्जाम्पल लिख सकते हो, जालौन में सोलर पार्क बन रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रेरणा स्थल। ठीक है, प्रेरणा स्थल, अब ये प्रेरणा स्थल है क्या सर, इसको देखते हैं। ठीक है, देखो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 6 जुलाई को प्रयागराज स्थित प्रेरणा स्थल पार्क का उद्घाटन किया। कहां पे है ये, प्रयागराज में है। ठीक है, प्रयागराज में है। यमुना किनारे योगी करेंगे प्रेरणा पार्क का लोकार्पण, एकता नौका रेस को भी दिखाएंगे हरी झंडी। तो कहां पे किया जा रहा है, मतलब कहां पे किया गया है, प्रयागराज में। जैसे प्रयागराज नगर निगम डेवलप्ड बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दिस पार्क इज बेस्ड ऑन द थीम्स ऑफ पेट्रियटिज्म एंड इंस्पिरेशन, देशभक्ति या राष्ट्रभक्ति और प्रेरणा के थीम पर विकसित किया गया इस पार्क को। और किसने बनाया है, प्रयागराज नगर निगम ने। करीब 12 से 15 हजार वर्ग फुट क्षेत्र में विकसित इस पार्क में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अशोक सिंघल की 12 से 12 फुट की कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई हैं। मतलब ब्रॉन्ज स्कल्पचर को यहाँ पे क्या किया गया है, ब्रॉन्ज स्टैचू को यहाँ पे डेवलप किया गया है। ठीक है, तो प्रेरणा पार्क पूछा जाएगा आपसे कहां पे इनॉग्रेट किया गया है प्रेरणा पार्क, तो आप बोलोगे सर प्रयागराज में, प्रयागराज में। ठीक है, कहां पे सर, प्रयागराज में, ध्यान दीजिएगा। आगे देखो स्टार्टअप नीति, स्टार्टअप नीति। ठीक है, यूपी स्टार्टअप नीति, इससे पहले भी यूपी में एक स्टार्टअप पॉलिसी थी, है ना, इससे पहले भी यूपी में स्टार्टअप पॉलिसी थी जो 2020 में आई थी, बट वो पुरानी हो चुकी, उसके 5 साल कंप्लीट हो गए, 6 साल कंप्लीट हो गए। तो सरकार अब एक नई स्टार्टअप पॉलिसी लेके आई है ताकि यूपी में स्टार्टअप के जरिए इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाए, रोजगार दिए जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया जाए, स्टार्टअप को प्रमोट किया जाए, इनोवेशन को प्रमोट किया जाए और यूपी का डेवलपमेंट किया जाए। और जो हमारा यूपी का टारगेट है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को अचीव करने का, उसको अचीव किया जा सके। ठीक है, इसलिए यूपी सरकार 2020 की जगह पे अब नया स्टार्टअप पॉलिसी लेके आई है जिसका नाम है स्टार्टअप नीति 2026। ठीक है, तो स्वीकृति प्रदान कर दी है मंत्रिमंडल ने। इस नीति का उद्देश्य क्या है, राज्य में इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, इन्वेस्टमेंट एंड रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना। अभी मैंने बताया था आपको, एक इसका टारगेट है इनोवेशन। ठीक है, स्टार्टअप लोग क्या करते हैं, इनोवेशन करते हैं। दूसरा टारगेट है एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप दूसरा टारगेट है हमारा, एंटरप्रेन्योरशिप, एक तरह से छोटे छोटे उद्योग को बढ़ावा देना। तीसरा टारगेट है इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, इन्वेस्टमेंट। और चौथा टारगेट है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। इस 4 मेजर इवेंट के लिए, मतलब 4 मेजर कंपोनेंट के लिए ये पॉलिसी लाई गई है यूपी के द्वारा। और ये 2020 की जो स्टार्टअप पॉलिसी थी यूपी सरकार की, ये मेंस के लिए बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। उसको ये क्या करेगी, रिप्लेस करेगी, उसको रिप्लेस करेगी, उसकी जगह लेगी। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये जो टॉपिक है आपका 2026 के मेंस के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या है देखो। इस नीति का उद्देश्य स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करना, निवेश एवं नवाचार को बढ़ावा देना, उभरती तकनीकों को प्रोत्साहित करना तथा उत्तर प्रदेश के $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को योगदान देना है। नीति के तहत क्या किया जाएगा, 1000 करोड़ का स्टार्टअप फंड भी प्रस्तावित है। मतलब 1000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड स्थापित किया जाएगा। मान लो अगर आपको स्टार्टअप करना है तो आप इस फंड से, सरकार आपको पैसा दे सकती है, लेकिन तब जब सरकार को लगेगा कि हाँ इस स्टार्टअप को हमें पैसा देना चाहिए। ठीक है, जैसे सब्सिस्टेंस अलाउंसेस 15,000 माह, 20,000 माह मिलेगा। मान लो मैं स्टार्टअप करना चाह रहा हूं, पहले तो मेरी कंपनी एकदम से बड़ी नहीं बन जाएगी, मेरे को जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ तो पैसा चाहिए। तो सरकार हमको 1700 से लेकर 17,000 से लेकर, ठीक है, 20,000 तक का पेमेंट दे सकती है। 17,000 का पेमेंट आपको 1 साल तक मिलेगा और 20,000 का पेमेंट आपको अगले 2 साल तक मिलेगा। ठीक है, प्रोटोटाइप ग्रांट्स 5 लाख से 10 लाख रुपए। जैसे मान लो आपने कोई बनाया, मान लो आपने कोई फोन बनाया, ठीक है,
स्टार्टअप के जरिए आपने कोई फोन बनाया, उसका प्रोटोटाइप दिखाया कि देखो ये मैं फोन बनाया हूं, तो सरकार आपको 5 लाख से 10 लाख रुपए दे सकती है। सीड फंडिंग है ना, आपको स्टार्टअप करना है, आपके पास पैसा नहीं है, तो सीड फंडिंग के थ्रू सरकार 7.5 लाख से 15 लाख दे सकती है। विशेष परिस्थितियों में सीड फंडिंग जो है 50 लाख तक भी दी जा सकती है। ठीक है। डीप टेक स्टार्टअप के लिए विशेष सहायता फॉर स्टार्टअप इन सेक्टर सच एज एआई, रोबोटिक्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी। ये डीप टेक स्टार्टअप जो है हमारे, इसके लिए भी सरकार विशेष सहायता प्रदान कर रही है। जैसे प्रोटोटाइप सपोर्ट के लिए 20 लाख रुपए, सीड फंडिंग के लिए 30 लाख रुपए, है ना, आपका पेटेंट कैपिटल के लिए 1,000 करोड़, और प्रोविजन फॉर असिस्टेंट कवरिंग अप टू 40% ऑफ R&D कॉस्ट, है ना। जैसे डीप टेक मान लो एआई में कुछ कर रहे हैं हमारे स्टार्टअप, डेटा आपका क्लाउड कंप्यूटिंग में कुछ कर रहे हैं, तो सरकार उनको इतना तक उनको बेनिफिट दे सकती है। स्टार्टअप मिशन डायरेक्टरेट, ए स्टार्टअप मिशन डायरेक्टरेट विल बी एस्टैब्लिश्ड टू इंश्योर बेटर कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग स्टार्टअप incubators, investors, industry and academic institution. It will operate under the administrative control of the Department of IT and Electronics. इसको थोड़ा सा आप छोड़ सकते हो। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उत्तर प्रदेश में 20 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे जिनका फोकस एआई, मशीन लर्निंग, स्पेस टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर टेक, एग्रीटेक, रोबोटिक्स आदि पर होगा। और प्रत्येक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाकर 12 करोड़ कर दी गई है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में क्या होता है, इनोवेशन का काम किया जाता है। मान लो आपको कोई स्टार्टअप करना है मोबाइल के क्षेत्र में, आपको कोई आइडिया नहीं है, बट आप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जाके पूरा एक आइडिया ले सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये पूरा जो कंटेंट है आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे डीप टेक यू हब, ठीक है, डीप टेक यू हब विल बी एस्टैब्लिश इन द स्टेट टू असिस्ट स्टार्टअप बाय प्रोवाइडिंग इंक्यूबेशन, इन्वेस्टमेंट, मेंटोरशिप, इंडस्ट्री कोलैबोरेशन एंड एडवांस लेबोरेटरी फैसिलिटीज। ठीक है, डीप टेक यू हब बनाया जाएगा ताकि जो भी कैंडिडेट जो है, या जो भी लोग अगर डीप टेक में कुछ स्टार्टअप करना चाहते तो उसकी हेल्प के लिए उनको इंक्यूबेशन सेंटर, उनको इन्वेस्टमेंट मिलेगा, है ना, सहायता मिलेगी, और उनको लेबोरेटरी मिलेगी, एक मॉडर्न लेबोरेटरी, ताकि वो अपने स्टार्टअप को और ज्यादा प्रमोट कर सके। ठीक है, तो ये GS 6 में काम आएगा ये पेपर, ये टॉपिक ध्यान रखना GS 6 में। चलो, राज्य का पहला उद्यान महाविद्यालय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस में आएगा सर, प्री में तो आएगा, मेंस में एक टॉपिक है आपका हॉर्टिकल्चर का, है ना, एक टॉपिक है मेंस में आपका बच्चा हॉर्टिकल्चर का। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर का ही एक यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है, ये नहीं सॉरी कॉलेज बनाया जा रहा है, कॉलेज, तो उसके लिए आपके मेंस में इस टॉपिक को ऐड कर सकते हो आप, है ना। तो रायबरेली में राज्य का पहला उद्यान महाविद्यालय स्थापित कराने जा रही है, तो कहां पे होगा सर, रायबरेली में होगा। क्या होगा, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर स्टेट का पहला होगा। ठीक है, स्टेट का पहला कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर। इसकी स्थापना के लिए कृषि विभाग की 22 हेक्टेयर कृषि भूमि शिक्षा अनुसंधान विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। यह महाविद्यालय चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के तहत संचालित किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो यहां पे 2-3 चीजें हैं। अगर हॉर्टिकल्चर की बात हो रही है ना, बागवानी की बात हो रही है, तो ये आपका GS 6 में टॉपिक है। तो हम लोग ये पढ़ेंगे कि सर इंडिया में, सॉरी यूपी में बागवानी की संभावना क्या क्या है, मतलब पॉसिबिलिटीज क्या क्या है बागवानी की यूपी में, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, पहला क्या है, फेवरेबल क्लाइमेट। ठीक है, मतलब अनुकूल वातावरण। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा, फर्टाइल लैंड है हमारे यूपी के पास, फर्टाइल लैंड, उर्वरक भूमि, उर्वरक भूमि है हमारे यूपी के पास। ठीक है, सरकार का सपोर्ट, सरकार का सपोर्ट है, जैसे सरकार सब्सिडी प्रोवाइड करती है। अगर आप हॉर्टिकल्चर कर रहे हो तो सरकार आपको सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, दूसरा, तीसरा क्या है, आपका इरिगेशन बहुत अच्छा है यूपी में,
इरिगेशन, सिंचाई व्यवस्था यूपी में बहुत ज्यादा है, सिंचाई, ठीक है। दूसरा, डिमांड बहुत ज्यादा है, डिमांड, मांग बहुत ज्यादा है, क्यों? बिकॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन, हाई पॉपुलेशन, उसके कारण यूपी में डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है। चौथा एक रीजन हो सकता है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी किस में? एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो ये चीजें आप लिख सकते हो अगर हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड आपके पास पॉसिबिलिटीज क्या क्या है यूपी में वो पूछा जाता है तो, ठीक है। चलिए आगे देखो, अब ये जो है हमारे कृषि विश्वविद्यालय हैं यूपी में, कृषि विश्वविद्यालय जैसे चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां पे है? कानपुर में है। आचार्य नरेंद्र देव ये कहां पे? अयोध्या में है। कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये मेरठ में है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ये झांसी में है। तो ये एक तरह से सेंट्रल केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है, ध्यान रखना, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। बाकी कुछ निजी क्षेत्र की भी हैं, जैसे सैम हिंगीबाटम कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय प्रयागराज में संचालित है, ये आपके निजी हैं। बाकी ये जो 5 हैं ये गवर्नमेंट के हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहां से भी क्वेश्चन पूछता है कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं यूपी में। चलो आगे देखो, एआई रेडी डेटा सेंटर पॉलिसी 2026। अभी हमने स्टार्टअप पॉलिसी देखा था, तो सरकार अब डेटा सेंटर पॉलिसी भी लेके आई है। सरकार हमारी डेटा सेंटर भी पॉलिसी लेके आई है जो 2021 की डेटा सेंटर पॉलिसी की जगह लेगी। देखो अभी दुनिया किसका है? दुनिया है डेटा का। अगर आपके पास डेटा है तो आप पावरफुल हो, आप क्या हो? पावरफुल हो, ठीक है। दिन रात डेटा जनरेट होता है, लेकिन इस डेटा को स्टोर करने के लिए भी तो कोई जगह चाहिए, इस डेटा को स्टोर करने के लिए भी कोई जगह चाहिए। तो आप क्या बनाते हो? आप बनाते हो डेटा सेंटर, ताकि डेटा को स्टोर करके रखा जा सके, उसके लिए लगता है डेटा सेंटर। और इसी डेटा सेंटर को प्रमोट करने के लिए, इसी डेटा सेंटर को एस्टैब्लिश करने के लिए यूपी सरकार डेटा सेंटर पॉलिसी लेके आई है, ठीक है। तो एआई रेडी डेटा सेंटर पॉलिसी 2026 को मंजूरी मिल गई है और यह पॉलिसी 2021 की जगह लेगी। तो इससे पहले डेटा सेंटर पॉलिसी यूपी में कौन सी थी? 2021, उसकी जगह लेगी और यूपी को डेटा सेंटर का हब बनाएगी, यूपी को जो है डेटा सेंटर का हब बनाएगी ये पॉलिसी, ठीक है। और ये भी आपका मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 2026 में या तो इस पॉलिसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा या आपका पहला वाला स्टार्टअप पॉलिसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या है? 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है, 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना है। द टारगेट हैज बीन सेट टू डेवलप ओवर 2 गीगावाट ऑफ एडिशनल डेटा सेंटर कैपेसिटी इन द स्टेट बाय 2030। मतलब 2 गीगावाट से अधिक अतिरिक्त डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2030 तक, ठीक है। इसमें पूंजीगत सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी, ब्याज सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी, भूमि स्टाम्प शुल्क, बिजली शुल्क, अवसंरचना संबंधी सहायता पे छूट दी जाएगी। मान लो अगर मुझे डेटा सेंटर एस्टैब्लिश करना है यूपी में तो सरकार मुझे ये एग्जम्पशन देगी, ठीक है। टीयर 3 और टीयर 4 डेटा केंद्रों के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। मान लो ऐसे शहर हैं जो है तो टीयर 3 में है, टीयर 4 में है, वहां पे अगर आप डेटा सेंटर बनाओगे तो आपको और ज्यादा विशेष प्रोत्साहन मिलेगा, ठीक है। इसमें ग्रीन और एआई इनबिल्ट डेटा सेंटर पर फोकस किया गया है, ग्रीन और एआई इनबिल्ट डेटा सेंटर पर फोकस किया गया, क्योंकि देखो जब हम डेटा सेंटर बनाते हैं ना बहुत बिजली लगता है, पानी का बहुत ज्यादा खपत होता है, तो उसके कारण एनवायरमेंट के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। इसलिए ग्रीन और आपका एआई अनेबल डेटा सेंटर पे फोकस किया गया है, ठीक है। जीपीयू बेस्ड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। टीयर 3 टीयर 4 डेटा सेंटर को अतिरिक्त फायदे मिलेंगे इससे, जो अभी मैंने आपको बताया आगे, ठीक है। और देखो स्पेशल इंटेंसिव हैड बीन प्रोवाइडेड फॉर द बुंदेलखंड एंड पूर्वांचल रीजन। देखो ये दोनों रीजन जो हैं हमारे थोड़े से बैकवर्ड रीजन है, तो इन दोनों को स्पेशल फोकस किया जाता है। जैसे अगर कोई यहाँ पे डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा तो उनको अलग से सब्सिडी मिलेगी और इसके कारण 7500 से लेकर 50,000 तक के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट
एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 50,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है। यह पॉलिसी एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, फिनटेक, एआई, ई कॉमर्स, डिजिटल गवर्नेंस और आईटी आईटीएस को बढ़ावा देती है। ठीक है, तो ये डेटा सेंटर पॉलिसी है यूपी सरकार की, जिसका टारगेट क्या है, 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना, 2 गीगावाट के डेटा सेंटर बनाना 2030 तक। ठीक है, और बहुत सारी सब्सिडी प्रोवाइड करना है। दूसरा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड पे स्पेशल फोकस करना है। ग्रीन और आपका एआई अनेबल जो है आपका डेटा सेंटर पे फोकस करना है। ये 5-6 पॉइंट आपको याद होंगे तो आप यहीं से अपना आंसर बना दोगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पशुपालकों को बड़ी राहत, पशुओं का बीमा खुद ही भरेंगी प्रीमियम। देखो, हमारे जो पशुपालक है ना, उनके बहुत सारे जानवर होते हैं जिनके ऊपर वो डिपेंड करते हैं, और कई बार उन जानवरों की डेथ हो जाती है। ठीक है, कई बार आप देखते हो उन जानवरों की क्या हो जाती है सर, डेथ हो जाती है। ठीक है, जब उन जानवरों की डेथ हो जाती है तो उनका बीमा तो होता नहीं है। जब उनका बीमा नहीं होता तो जो पशुपालक है उनके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, इसलिए सरकार जो है अब क्या कर रही है, बीमा योजना शुरू कर रही है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना 75 जिलों में लागू की जाएगी, मतलब पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये इस योजना को लागू किया जाएगा। अब अगर एग्रीकल्चर से कोई क्वेश्चन आएगा आपके मेंस में, पेपर 6 में, तो वहां पे इसको ऐड कर सकते हो आप। ठीक है, चलो, जैसे इसके अंदर क्या है, इसके तहत बीमा प्रीमियम की 85% राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी और पशुपालन को केवल 15% राशि ही अदा करनी होगी। मतलब 85% जो पैसा होगा वो सरकार देगा, 15% आपको देना होगा। और 2026-27 के इस योजना के संचालन के 60 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। उद्देश्य क्या है, किसानों, पशुपालकों, डेयरी संचालकों को पशुओं की मृत्यु या दुर्घटना से होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाना, उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। क्योंकि देखा होगा, बाढ़ आती है, सूखा आता है, तो हमारी जो जानवर है उनकी डेथ हो जाती है ना। मान लो किसी के यहाँ 10 बकरियां हैं, सूखा पड़ गया और 10 बकरियों की डेथ हो गई, उसका तो पूरा पैसा चला गया। ठीक है, तो सरकार ऐसे केस में उनको बीमा प्रोवाइड करेगी। ठीक है, चलो, इसके तहत 2,28,350 पशुओं का बीमा कराने का लक्ष्य है, जिसमें से 1,86,800 पशुओं का बीमा सामान्य मद और 41,550 पशुओं का बीमा SC ST कंपोनेंट में किया जाएगा, ध्यान रखना। और इस पे जो फोकस किया जाएगा, छोटे किसान हो गए, हमारे भूमिहीन पशुपालक हो गए जिसके पास कोई भूमि नहीं है, डेयरी फार्म हो गए, ऐसे पशुओं पर, मतलब ऐसे लोगों पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला है, बरेली छावनी देश की पहली कार्बन नेगेटिव छावनी बनी है। अब ये आपका एक तो प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, दूसरा अगर आपसे पूछा जाएगा एनवायरमेंट का टॉपिक पेपर 6 में, तो वहां पे आप बरेली छावनी का एग्जाम्पल दे सकते हो। जो हमारी बरेली कैंटोनमेंट एरिया है, ये देश का पहला कार्बन नेगेटिव छावनी बन गया है। ठीक है, बरेली कैंटोनमेंट बोर्ड हैज बिकम द कंट्रीज फर्स्ट कार्बन नेगेटिव कैंटोनमेंट। मतलब जैसे मान लो ये बरेली कैंटोनमेंट है, अगर ये मान लो 10 किलो कार्बन का एमिशन कर रहा है, कितना कार्बन का एमिशन, ठीक है, तो उतना ही 10 किलो ही कार्बन को कैप्चर कर रहा है। तो इससे क्या होगा, बरेली कैंटोनमेंट जो है कार्बन का एमिशन कर ही नहीं रहा है, जितना उत्सर्जन कर रहा है उतना ही कैप्चर कर ले रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। चलो, तो छावनी क्षेत्र में हर वर्ष 60,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कार्बन सोखने की क्षमता है। कार्बन सिंक, देखो कार्बन सिंक क्या होता है, ये हमारे पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं सर, पेड़ पौधे जो हैं CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, किसको सर, CO2 को, और CO2 को रिलीज करते हैं। ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर हमारे एटमॉस्फेयर पे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है तो CO2 उसको पेड़ पौधे क्या करेंगे, उसको एब्जॉर्ब करेंगे, उसको बोलते हैं कार्बन सिंक। इसीलिए बोला जाता है अगर आप पेड़ पौधे काट दोगे तो क्लाइमेट चेंज होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। ठीक है, चलो, इसके पीछे क्षेत्र में घने जंगल, विशाल हरित पट्टियां, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से हर दिन 35 से
40 टन कचरे से प्रतिदिन ग्रीन एनर्जी बनाई जाती है। इसे कार्बन न्यूट्रल से आगे ले जाकर नेगेटिव श्रेणी में लाते हैं। तो बरेली छावनी जो है काम कर रही है, ग्रीन कवर को प्रमोट कर रही है, ठीक है, वेस्ट टू एनर्जी जनरेट कर रही है, ग्रीन कवर, हरियाली है पूरे उसमें, तो कार्बन सिंक हो रहा है। इस सब के कारण जो कार्बन नेगेटिव बरेली जो कैंटोनमेंट है वो कार्बन नेगेटिव में आ गई है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका यूज आप अपने मेंस में भी कर सकते हो, प्री में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे बैरियर रहित। देखो अभी रिसेंटली आई थिंक 13 जुलाई के आसपास हमारे जो रक्षा मंत्री हैं वो और हमारे मुख्यमंत्री दोनों ने मिलके, ठीक है, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे जो भारत का प्रदेश का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसमें कोई भी टोल प्लाजा नहीं है, टोल प्लाजा पर बैरियर नहीं है, टोल प्लाजा पर बैरियर नहीं है। बिना बैरियर के आप टोल प्लाजा क्रॉस करोगे, आपका पेमेंट ऊपर से कट हो जाएगा, ठीक है, आरएफ जो आपका वो लगा रहता है ना फास्टैग, उसी से कट हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 13 जुलाई को सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। कहां से सर? कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे इज द फर्स्ट एक्सप्रेसवे इन द स्टेट टू फीचर बैरियर फ्री टोल प्लाजास। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेट दिस एक्सप्रेसवे ऑन जुलाई 13। और उसके बाद जब बारिश हुई थी तो इसके धंसने की भी खबर आई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसके धंसने की भी खबर आई थी। अभी तक देश में इस तरह का बिना बैरियर वाला एक्सप्रेसवे केवल गुजरात में है, आपका दिल्ली में है, और ये यूपी 3rd स्टेट बन गया है। यहां टोल टैक्स देने और नंबर रीड करने के लिए प्लाजा पर रुकना नहीं होता है, वो फास्टैग से ही हो जाता है। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे लगभग 62 किलोमीटर लंबा है। कितना सर? 62 किलोमीटर लंबा है, ध्यान रखिएगा। और हमारे यूपी में बहुत सारे एक्सप्रेसवे हैं, पूर्वांचल है, बुंदेलखंड है, गंगा एक्सप्रेसवे है, ठीक है, विंध्यन एक्सप्रेसवे है, बहुत सारे एक्सप्रेसवे हैं। इनका एक अलग इंपोर्टेंस है, एक्सप्रेसवे का एक अलग इंपोर्टेंस है, ठीक है। अगर मान लो आपसे कभी एक्सप्रेसवे के ऊपर क्वेश्चन पूछ ले तो आप क्या बोलोगे? सर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है ना, इन्वेस्टमेंट आता है, ठीक है, रीजनल डेवलपमेंट होता है। जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से किसका डेवलपमेंट होगा? पूर्वांचल का होगा। इंडस्ट्री सेटअप होती हैं, इंडस्ट्री हो गया आपका, होटल हो गया आपका, है ना, आपका यूनिवर्सिटीज हो जाएंगे, ये सारे सेटअप होते हैं उसके किनारे, एक्सप्रेसवे के किनारे, ठीक है। आप देखोगे एग्रीकल्चर को प्रमोट होता है। मान लो मेरठ का कोई पर्सन अपना सामान जाके प्रयागराज बेच सकता है, ठीक है। कनेक्टिविटी इंप्रूव होती है स्टेट की, कनेक्टिविटी इंप्रूव होती है। टाइम कम लगता है, टाइम कम लगेगा, कॉस्टली होगा, पेट्रोल भी कम लगेगा। जब पेट्रोल कम लगेगा तो एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है वो, एनवायरनमेंट। दूसरा ये डिफेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम लोग, हमारा जो गंगा एक्सप्रेसवे है उसमें हम लोग अपना फाइटर जेट उतार सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है एक्सप्रेसवे का, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। आगे देखो, मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना, जिसका नाम रखा गया है गुरु दक्षिणा। जितने भी हमारे चिकित्सा वो हैं, शिक्षक हैं या शिक्षा मित्र हैं, ठीक है, उनको अब चिकित्सा योजना के तहत उनको, जैसे हमारा आयुष्मान भारत है ना, ऐसी उनको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया, और इसका नाम क्या रखा गया? लोकप्रिय नाम इसका क्या है? गुरु दक्षिणा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च द चीफ मिनिस्टर कैशलेस मेडिकल स्कीम फॉर टीचर फ्रॉम वाराणसी विच इज पॉपुलरली नॉन एज गुरु दक्षिणा। ध्यान रखना, पूछा जाएगा गुरु दक्षिणा क्या है, ठीक है, तो ये स्कीम है, ठीक है, ध्यान रखना ये स्कीम है। चलो, जैसे इसका उद्देश्य क्या है? टू प्रोवाइड कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट टू टीचर, शिक्षा मित्र, इंस्ट्रक्टर एंड देयर फैमिलीज अक्रॉस द स्टेट। जैसे मान लो कोई टीचर है, शिक्षा मित्र है, या स्कूल में मान लो कोई प्रशिक्षक है, जैसे मान लो कोई खेल सिखाता है ना, कोई संगीत सिखाता है, तो ऐसे लोगों को और जो उनके परिवार हैं उनको कैशलेस सुविधा प्रदान की जाएगी स्वास्थ्य की। जैसे हमारे उसमें होता है ना आयुष्मान भारत में, जो इसके तहत 15 लाख से अधिक शिक्षक कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा कवरेज मिलेगा। सेम चीज आयुष्मान भारत में भी है 5 लाख तक का। इसके लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एमओयू किया गया है, ठीक है। तो कौन सा शामिल है इसमें? एसबीआई शामिल है। उत्तर प्रदेश इस तरह की व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है,
ध्यान रखना, यहां से एक सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है इस स्कीम से। एक तो सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है, दूसरा यहां से आपके लिए जो एजुकेशन वाला टॉपिक है वहां पे भी लिंक करके क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, अब शिक्षक, शिक्षा मित्रों, प्रशिक्षकों, उनके परिवारों को कैशलेस चिकित्सा उपचार मिलेगा। ठीक है, चलो ये तो पहले ही हो गया। और उत्तर प्रदेश सरकार बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिए प्रतिवर्ष 447 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि शिक्षक उपचार लागत की चिंता किए बिना गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्राप्त कर सके। तो शिक्षकों की जो हमारे शिक्षक हैं उनका जो हेल्थ फैसिलिटीज है उसको प्रमोट करने के लिए ये शुरू किया गया है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका मेगा वृक्षारोपण अभियान। ठीक है, वृक्षारोपण महायज्ञ। देखो ये जो टॉपिक है, एक तो आपका प्री में तो पूछा ही जाएगा, दूसरा मेंस में पूछा जाएगा एनवायरमेंट वाले टॉपिक पे, या तो एनवायरमेंट वाले टॉपिक पे या सोशल फॉरेस्ट्री वाले टॉपिक पे, कि हमारी सरकार सोशल फॉरेस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, ग्रीन कवर को प्रमोट करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो प्रदेश की सड़कों के किनारे पौधे लगाए जाएंगे इसके तहत। ठीक है, और मिशन छाया के अंतर्गत सड़क किनारे पौधारोपण के लिए 3336 स्थल पर 11,325 हेक्टेयर में पौधे रोपित होंगे। तो मेगा वृक्षारोपण अभियान जो है, इस अभियान के अंदर जो भी प्लांटेशन किया जा रहा है उसको मिशन छाया के अंदर किया जा रहा है। किसके अंदर? मिशन छाया के अंदर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मिशन छाया क्या है। ठीक है, प्री में भी पूछा जा सकता है, आपके मेंस में भी पूछा जा सकता है। तो आपको रेडी रहना पड़ेगा कि मिशन छाया एक्चुअल में है क्या। ठीक है, ध्यान रखना, प्लांटेशन ड्राइव है, मेगा प्लांटेशन ड्राइव है हमारी यूपी सरकार की, जिसके अंतर्गत हमारी यूपी सरकार क्या कर रही है? प्लांटेशन कर रही है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। प्रदेश सरकार अन्य क्षेत्रों में चलाए जा रहे वृक्षारोपण अभियान को मिशन छाया कहते हैं। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? सड़कों, एक्सप्रेसवे के किनारे छायादार और पर्यावरण के अनुकूल पौधे लगाना है ताकि बढ़ते तापमान को कम किया जा सके। प्लांटेशन एक्टिविटीज विल बी कैरिड आउट अलोंग एक्सप्रेसवे रोड्स मैनेज्ड बाय वेरियस डिपार्टमेंट एंड बॉडीज इंक्लूडिंग द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ग्राम पंचायत, हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड, पंचायत राज डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। इतना डिटेल में नीड नहीं है, आपको सिर्फ एक तो ये पता होना चाहिए, एक ये पता होना चाहिए, और इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा मिशन छाया का वो पता होना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है। एक देखो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12 जुलाई को, कब सर? 12 जुलाई को गोरखपुर से राज्यव्यापी मेगा वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया था। कब किया था? 12 जुलाई को। ठीक है, आप सबको पता है 5 जून जो होता है वो होता है एनवायरमेंट डे। एनवायरमेंट डे होता है और इस दिन पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो हमारा 12 जुलाई को गोरखपुर से मेगा वृक्षारोपण अभियान, जिसका नाम है वृक्षारोपण महायज्ञ, इसको शुरू किया गया था गोरखपुर से। ठीक है, चलिए आगे देखो, पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण। देखो, भारत ज्ञान भारतम मिशन, यह आपका आर्ट एंड कल्चर में यूज हो सकता है, आर्ट एंड कल्चर में पूछा जा सकता है इसको। ठीक है, देखो हमारा जो केंद्र सरकार का ये मिशन है ना, ज्ञान भारतम मिशन, जितने भी हमारे मनुस्क्रिप्ट हैं, जितने भी हमारे इंडिया में पांडुलिपियां हैं, मनुस्क्रिप्ट जो बिल्कुल खराब हालत में है, उनको डिजिटाइज करने का एक मिशन है जिसका नाम है ज्ञान भारतम मिशन। किसके लिए? पांडुलिपियों के लिए, मनुस्क्रिप्ट के लिए। ठीक है, तो इसमें पांडुलिपियों को डिजिटाइज करने में हमारा यूपी टॉप में रहा है। हमारा यूपी क्या है? टॉप में रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि वे जिला स्तर पर उपलब्ध पांडुलिपियों एवं दुर्लभ दस्तावेजों की पहचान, सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण तथा डिजिटलीकरण सुनिश्चित करें ताकि उन्हें वैश्विक डिजिटल मंच पर प्रस्तुत किया जा सके। कुल मिलाकर जितने भी हमारे मनुस्क्रिप्ट हैं या जितने भी हमारे पांडुलिपियां हैं, उन सबको डिजिटाइज करना है ताकि कोई भी उसको पढ़ सके, उसका प्रिजर्वेशन किया जा सके, वरना कागजों को रखे रहोगे वो बाद में खराब हो जाएगा। ठीक है,
चलिए, जैसे मई के अंत तक प्रदेश से 12.20 लाख पांडुलिपियों का विवरण पोर्टल पर अपलोड हुआ था, लेकिन जून में यह संख्या बढ़कर 30.10 लाख पहुंच गई, यानी एक माह में करीब 17.90 नई पांडुलिपि डिजिटल रिकॉर्ड में जुड़ गई हैं। केंद्र सरकार के ज्ञान भारत मिशन का उद्देश्य देश भर में बिखरी प्राचीन पांडुलिपियों का सर्वेक्षण करना, डिजिटलीकरण करना और उसका संरक्षण करना है। और उत्तर प्रदेश इस अभियान का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है, यूपी। ठीक है, 30 जून तक अपलोड की गई पांडुलिपियों में सबसे बड़ा योगदान किसका है? अयोध्या का है, सबसे बड़ा योगदान। और अयोध्या से 10.42 लाख पांडुलिपियों का विवरण पोर्टल पर दर्ज किया गया है। जैसे मणिराम दास छावनी में संरक्षित संस्कृति की वाल्मीकि रामायण जैसी दुर्लभ पांडुलिपियों भी शामिल है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो भारत ज्ञान भारतम मिशन के तहत हमारे यूपी में पांडुलिपियों का डिजिटाइजेशन किया जा रहा है, बस इतना ध्यान रखना इसमें। ठीक है, चलिए आगे देखो, अगला है दुधवा टाइगर रिजर्व में गैंडों की संख्या 53 हो गई है। कितनी? 53। दुधवा टाइगर रिजर्व, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़, रानीपुर। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का जो दुधवा टाइगर रिजर्व है, उसमें जो हमारे राइनोज हैं उनकी संख्या बढ़ के कितनी हो गई है? उनकी संख्या बढ़ के सर 53 हो गई है। कितनी? 53। ठीक है, 53 संख्या हो गई है उनकी बढ़ के। अब इन 53 में आप देखोगे, ठीक है, 53 में आप देखोगे, ये जो पहले हमारे दुधवा टाइगर रिजर्व में राइनोज नहीं थे, और ये वन हॉर्न राइनोज है, ध्यान देना, जिनका एक ही सींग होता है, जिनका एक ही सींग होता है। ये जनरली असम में मिलेंगे, नेपाल में मिलेंगे और हमारा दुधवा नेशनल पार्क में मिलेंगे। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था हमारे यहाँ 4 टाइगर रिजर्व हैं। यहां पे ये आपका अमनगढ़, यह आपका दुधवा, इधर आपका पीलीभीत, इधर आपका चित्रकूट या रानीपुर। ठीक है, यहां पे आपको, और जो दुधवा नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व है, यहां पे जो राइनोज हैं, राइनोज जो हैं उनका नंबर बढ़ गया है, उनका नंबर बढ़ गया है। और जो हमारे ये गैंडे हैं, या तो आपको इंडिया की बात करूं तो असम में मिलेंगे ज्यादा वन हॉर्न राइनोज, या आपको वेस्ट बंगाल में मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं देश की बात करूं तो आपको नेपाल में भी ये देखने को मिलते हैं। कहां पे सर? नेपाल में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और हमारा यूपी, ठीक है, जनगणना में 17 वयस्क नर, 25 वयस्क मादा और 1 वर्ष से अधिक उम्र के 11 बच्चे गिने गए हैं। असम और पश्चिम बंगाल के अलावा दुधवा टाइगर रिजर्व देश का एकमात्र स्थान है जहां एक सिंगी वाले गैंडे पाए जाते हैं। ठीक है, एक असम में पाए जाते हैं काजीरंगा के आसपास, आपका पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, फिर दुधवा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। ठीक है, दुधवा में गैंडा पुनर्विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1984 में की गई थी, जब असम और नेपाल से 7 गैंडे लाकर यहां बसाए गए थे 1984 में। और अभी इनकी संख्या कितनी हो गई है? 53 हो गई है, 53। ठीक है, देखो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, इसको 1977 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, 490 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में है। और पहले ये जो है 1958 में क्या था? एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था। फिर 1977 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया। फिर 1987 में इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, टाइगर रिजर्व अपने फ्लोरा एंड फौना के लिए बहुत फेमस है। ये अपने फ्लोरा एंड फौना के लिए ये जो टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, बहुत फेमस है। यहाँ पे आपको टाइगर मिलेगा, हिरन मिलेगा, लॉयन, सॉरी, ये एलिफेंट मिलेगा, राइनोज मिलेगा। तो अपने फ्लोरा एंड फौना के लिए बहुत फेमस है ये। ठीक है, नेपाल से साथ बाउंड्री टच करता है, नेपाल के साथ। ठीक है, चलो अगला है, भारतीय फार्माकोपिया आयोग ने उत्तर प्रदेश प्रोमोटेड फार्मा काउंसिल के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। देखो हमारा एक टॉपिक है जीएस 6 में बायोटेक, बायोटेक्नोलॉजी, और इसी के अंदर फार्मास्यूटिकल आ जाता है। इसी के अंदर क्या आ जाता है सर? फार्मास्यूटिकल। तो हमारे यूपी में फार्मा इंडस्ट्री को हब बनाने के लिए, यूपी को फार्मा इंडस्ट्री का हब बनाने के लिए भारतीय फार्माकोपिया आयोग जो है, फार्माकोपिया कमीशन, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन एंड यूपी प्रमोटेड फार्मा काउंसिल के साथ एक एमओयू पर साइन किए गए हैं, ताकि यूपी को एक फार्मास्यूटिकल का हब बनाया जा सके। ठीक है, इसी के लिए सिग्नेचर किए गए हैं, ध्यान रखना।
देखो, द एग्रीमेंट वॉज साइन ऑन जुलाई 14 ड्यूरिंग द यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी मेडटेक इन्वेस्टर मीट एंड साइट विजिट 2026 इंडिया एक्सपो मार्ट। तो ग्रेटर नोएडा में एक इवेंट हो रहा था, उसी इवेंट में ये एमओयू पे साइन किए गए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इज टू स्ट्रेंथन द फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस इकोसिस्टम बाय प्रमोटिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी एक्सीलेंस, इनोवेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो यूपी में जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल जो डिवाइस है, फार्मा से रिलेटेड जो डिवाइस है, उसको प्रमोट करना ताकि यूपी को एक फार्मास्यूटिकल हब बनाया जा सके। ठीक है, ध्यान रखना। इस साझेदारी का उद्देश्य दवा और चिकित्सा उपकरण निर्माण पारिस्थितिकी में गुणवत्ता मानक विनियामक उत्कृष्ट नवोन्मेष क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना है। यह उत्तर प्रदेश को दवा, चिकित्सा उपकरण, स्वास्थ्य देखभाल प्रौद्योगिकी के एक बड़े केंद्र के तौर पर विकसित करने में भी योगदान दे सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू डेवलपिंग उत्तर प्रदेश इनटू ए मेजर हब फॉर फार्मास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइसेस एंड हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी। तो ये जो एमओयू है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपसे डायरेक्टली इसके बारे में पूछा जा सकता है, यूपी प्रमोटेड फार्मा काउंसिल के बारे में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैंने यहां पे लिख दिया है यूपी उत्तर प्रदेश प्रमोटेड फार्मा काउंसिल क्या है। तो उत्तर प्रदेश सरकार की पहल है ये, जिसकी स्थापना राज्य के भीतर दवा और चिकित्सा अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत और बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2024 में हुई थी, है ना। उत्तर प्रदेश को एक विश्वसनीय और गतिशील दवा एवं चिकित्सा अनुसंधान केंद्र में बदलना, जिसे राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर गुणवत्ता अनुपालन, नवाचार और सार्वजनिक स्वास्थ्य में योगदान के लिए मान्यता प्राप्त हो। तो कुल मिला के यूपी में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए इस काउंसिल को बनाया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है इस काउंसिल के बारे में कि इस काउंसिल का एम क्या है, कैसे ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को प्रमोट करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो आगे चलते हैं हम लोग। कौशल सेतु और कौशल सारथी डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, कौशल सेतु और कौशल सारथी 15 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर, ठीक है, लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान एक कौशल सेतु, कौशल सारथी नामक 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए। अगर आपसे पूछा जाएगा एम्प्लॉयमेंट के लिए सरकार क्या कर रही है, तो आप इस डेटा को लिख सकते हैं। अगर मान लो, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा स्किल के लिए सरकार क्या कर रही है, तो आप इस एग्जाम्पल को वहां पे कोट कर सकते हैं, स्किल के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है। ठीक है, चलिए देखो ये है क्या। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डिजिटल इनिशिएटिव इज टू मेक द स्किल डेवलपमेंट सिस्टम मोर ट्रांसपेरेंट, मॉडर्न एंड एक्सेसिबल टू द यूथ। देखो क्या होता है ना, हमको पता ही नहीं है कि स्किल सेंटर कहां पे है। अगर हमको पता ही नहीं चलेगा कि स्किल सेंटर कहां पे है, तो हम जाएंगे कैसे, हमको पता कैसे लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए सरकार ने ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए कि सभी को पता चले कि हमारे यूपी में स्किल सेंटर कहां कहां पे हैं, उसके लिए ये डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के नए डिजिटल पोर्टल कौशल सेतु का उद्घाटन किया गया। यह पोर्टल ट्रेनिंग पार्टनर्स के पंजीकरण, एम्प्लॉयमेंट की पूरी व्यवस्था को ऑनलाइन, पेपरलेस और पारदर्शी बनाता है। मान लो आपने ट्रेनिंग करनी है आपको, उसके बाद आपको जो जॉब मिलनी है, वो जो पूरा प्रोसेस होता है ना, उसको ऑनलाइन किया जाएगा। ठीक है, अब शिक्षण संस्थान अपने आवेदन, दस्तावेज और जानकारियां एक ही प्लेटफॉर्म पर जमा कर सकेंगे। कौशल सारथी क्या है? युवाओं के लिए एक क्लिक पर ट्रेनिंग सेंटर का लोकेशन मिलेगा। यहाँ पे जो अभी मैंने बताया, एक ही क्लिक पे आपको पूरा ट्रेनिंग सेंटर का लोकेशन मिल जाएगा। ठीक है, इतना डिटेल में इसको जानने की नीड नहीं है, सिर्फ आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। ठीक है, ओनली एग्जाम्पल। ठीक है, चलो अगला है 2026 में साइबर धोखाधड़ी शिकायतों में उत्तर प्रदेश जो है भारत में सबसे आगे रहा है। साइबर फ्रॉड, अब ये टॉपिक आपका डायरेक्टली पेपर 5 जो है वहां पे जो साइबर सिक्योरिटी का टॉपिक है, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी वहां से लिंक हो जाता है। साइबर धोखाधड़ी की शिकायतों के मामले में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे आगे रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, टॉप में रहा है इंडिया। किसमें सर? साइबर धोखाधड़ी के मामले में इंडिया जो है टॉप में रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो अब देखो, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में और इंफॉर्मेशन। जुलाई 2026 तक साइबर धोखाधड़ी की 1.85 लाख शिकायत दर्ज होने के साथ
उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक संख्या में दर्ज की गई है। इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है, फिर कर्नाटक का नंबर आता है, फिर गुजरात का नंबर आता है। ठीक है, तो यूपी टॉप में है, देन आपका महाराष्ट्र है। अब देखो साइबर सिक्योरिटी के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है। ठीक है, पहली चीज तो हमारी यूपी सरकार ने साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइन जारी करे हैं। यूपी साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस कब जारी किए हैं सर? 2021 में। ठीक है, दिशा निर्देश। दूसरा जो है 75 डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें साइबर क्राइम थाना बनाया गया है। साइबर क्राइम थाना पूरे के पूरे 75 डिस्ट्रिक्ट में साइबर क्राइम थाना, साइबर सेल बनाए गए हैं पूरे यूपी में। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी सरकार कर रही है। ठीक है, जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है साइबर के लिए। ठीक है, जागरूकता अभियान, साइबर अपराध प्रशिक्षण दिया जा रहा है, अपराध प्रशिक्षण। ठीक है, चलो बस इतना काफी है इसमें। ठीक है, आगे देखो, अगला है अमृत सरोवर योजना। यूपी इसमें टॉप में रहा है। देखो अमृत सरोवर है क्या, जितने भी हमारे यूपी में या हमारे इंडिया में, यूपी की बात करते हैं, यूपी में जितने भी मान लो कोई तालाब है, कोई झील है, कोई नदी है जो सूख गई है, उसको फिर से रिस्टोर करना, उसका पुनर्जीवन करना, उसका संरक्षण करना अमृत सरोवर योजना का उद्देश्य है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, हमारे यूपी में भी लागू है, तो इसके अंतर्गत तालाबों का संरक्षण करने में यूपी जो है टॉप में रहा है। ठीक है, केंद्र की अमृत सरोवर योजना के पहले 2 चरणों के तहत विकसित किए गए 19,989 अमृत सरोवरों के निर्माण और जीर्णोद्धार में यूपी पहले स्थान पर रहा है। उत्तर प्रदेश रैंक्स फर्स्ट इन द कंट्री इन कंस्ट्रक्शन एंड रिजुविनेशन ऑफ 19,989 अमृत सरोवर डेवलप्ड अंडर द फर्स्ट 2 फेज ऑफ द सेंटर अमृत सरोवर स्कीम। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यूपी टॉप में रहा है। एक तो आप प्री में यहां से लिख सकते हो अमृत सरोवर स्कीम के बारे में, दूसरा मेंस में ये क्वेश्चन लिख आ सकता है अमृत सरोवर स्कीम के बारे में, या फिर आपका वाटर के बारे में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो उत्तर प्रदेश में अमृत सरोवर के निर्माण जीर्णोद्धार, हरदोई जिला जो है इसमें टॉप में है, हरदोई जिला। उसके बाद आपका आजमगढ़ जिला आ जाता है, उसके बाद गोरखपुर आ जाता है, महाराजगंज आ जाता है, फिर आपका प्रयागराज आ जाता है। ठीक है, फिर आपका प्रयागराज आ जाता है। ठीक है, चलो, देश भर में निर्मित सभी अमृत सरोवरों में से लगभग 27% अमृत सरोवर कहां के हैं? यूपी के हैं। तो इस डेटा को आप अपने मेंस में लिख सकते हो। वह दूसरे स्थान पर मौजूद मध्य प्रदेश से लगभग 3 गुना आगे है यूपी। अमृत सरोवर का योजना का उद्देश्य क्या है? न केवल मौजूदा जल निकायों का संरक्षण करना, बल्कि वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देकर भूजल स्तर में सुधार करना भी है। ये तालाब किसानों को सिंचाई के लिए अतिरिक्त पानी उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे कृषि गतिविधियां मजबूत हो रही हैं। तो कुल मिला के ग्राउंड वाटर का अगर क्वेश्चन आएगा तो इस डेटा को आप वहां पे कोट कर सकते हैं। ठीक है, इस डेटा को आप अच्छे से कोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे इंप्रूविंग वाटर अवेलेबिलिटी इन रूरल एरिया, दे हैव आल्सो हेल्प मेंटेन एनवायरमेंटल बैलेंस। तो अमृत सरोवर योजना का इंपॉर्टेंस क्या है? वाटर, जो ग्राउंड वाटर है उसको मेंटेन करना, एनवायरमेंटल बैलेंस बनाए रखना। ठीक है, अमृत सरोवर इन द स्टेट हैज बीन डेवलप्ड of an area at least 1 acre within a water shortage storage capacity approx 10,000 cubic मीटर। ये इतना जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। आप कमेंट करके बताइएगा अमृत सरोवर स्कीम कब शुरू किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। भूजल सप्ताह, ठीक है, छोटा सा न्यूज है भूजल सप्ताह। ठीक है, भूजल सप्ताह मतलब जो हमारा ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर को लेकर लोगों को अवेयर करने के लिए हमारी सरकार ने भूजल सप्ताह शुरू किया था। ठीक है, क्या किया था सर? भूजल सप्ताह। तो ये कब से कब तक चला था भूजल सप्ताह? ये चला था 16 से 22 जुलाई के बीच में। तो उत्तर प्रदेश में भूजल सप्ताह की शुरुआत के साथ एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई है, जो जल संरक्षण को जल भागीदारी से जोड़ती है। इसका मतलब यह है, जो ग्राउंड वाटर है ना, ठीक है, ग्राउंड वाटर जो है, ग्राउंड वाटर का अगर आपको कंजर्वेशन करना है, अगर ग्राउंड वाटर का आपको कंजर्वेशन करना है तो उसके लिए आपको लोगों की भागीदारी चाहिए होगी, लोगों की भागीदारी। ठीक है, और उसके लिए
ये जो भूजल सप्ताह है बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 से ये चला था आपका 22 जुलाई तक। तो आपसे पूछा जा सकता है भूजल सप्ताह कब चला था, तो 16 से 22 जुलाई। ठीक है, चलो। तो इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल संरक्षण का संकल्प करना और प्रदेश सरकार की जल बचाओ नीति को स्पष्ट रूप से दर्शाना। इस बार प्रदेश के 10 अदोहित शहरों को विशेष अभियान के लिए चुना गया है जहां पे भूजल का दोहन सबसे ज्यादा हो रहा है। अब देखो ये जो डेटा है इसको आराम से अपने मेंस में लिख सकते हो अगर ग्राउंड वाटर के ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो यूपी में लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली, ये ऐसे 10 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे भूजल का सबसे ज्यादा दोहन हो रहा है। और ये डिस्ट्रिक्ट आप देखोगे वाराणसी और प्रयागराज को छोड़ दो तो ज्यादा से ज्यादा सारे के सारे आपको या तो मध्य यूपी में या वेस्टर्न यूपी में दिखाई देंगे। ठीक है, भूजल सप्ताह को केंद्र सरकार के जल संचय भागीदारी कैच द रेन 2026 अभियान से भी जोड़ा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो भूजल सप्ताह अगर आपसे ग्राउंड वाटर के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, ग्राउंड वाटर, तो आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यह है आपका कुकरेल नाइट सफारी, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, यूपी के कुकरेल में बनेगी देश की पहली नाइट सफारी। तो राजधानी लखनऊ में प्रस्तावित कुकरेल नाइट सफारी को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है, क्योंकि अभी तक रुका हुआ था, एनवायरमेंटल कंसर्न थे इसके, तो इसलिए इसको रोका गया था। बट अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप इसको बना सकते हो। द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन द ग्रीन सिग्नल टू द प्रपोज्ड कुकरेल नाइट सफारी। कहां पे है सर? लखनऊ में है। आप नाइट में भी जाके यहाँ पे सफारी कर सकते हो, रात में भी जानवरों को देख सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो ये प्रदेश सरकार देश की पहली और विश्व की 5वीं नाइट सफारी लखनऊ में बनने जा रही है। तो इससे पहले दुनिया में केवल 4 जगह पे नाइट सफारी थी। सिंगापुर में थी, थाईलैंड में है, चीन में है, इंडोनेशिया में है। इन 4 देशों के अलावा अब हमारे यूपी में नाइट सफारी बनने जा रही है। ठीक है, अब ये जो नाइट सफारी है विल बी डेवलप्ड ओवर ए एरिया अप्रॉक्स 900 एकड़ में बनाया जा रहा है 1510 करोड़ की लागत से। 2 फेज में इसको बनाया जाएगा, कुकरेल नाइट सफारी को 2 फेज में। ठीक है, ध्यान रखना, ये छोड़ दो, बस इतना ध्यान रखो, कुकरेल में बनाई जा रही है। और इसी का यूज अगर आपसे मान लो इको टूरिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछता है आपके मेंस में, तो इस नाइट सफारी को भी अपने आंसर में आप कोट कर सकते हैं। ठीक है, अपने आंसर में कोट कर सकते हो इस नाइट सफारी को भी। ठीक है, चलो आगे देखो। ग्रीन स्किल एंड अप्लाइड एआई सेंटर लखनऊ विश्वविद्यालय में किया गया है। इसमें सिर्फ इतना ही न्यूज इंपोर्टेंट है कि AM1B 1 मिलियन फॉर 1 बिलियन, ये एक फाउंडेशन है, 1 मिलियन फॉर 1 बिलियन, और माइक्रोसॉफ्ट और मेट वाई स्टार्टअप हब के संयुक्त सहयोग से लखनऊ विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में यूपी के पहले ग्रीन स्किल एंड अप्लाइड एआई सेंटर की शुरुआत की गई है। मतलब इसमें क्या सिखाया जाएगा? ग्रीन स्किल, जैसे मान लो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड। ठीक है, अप्लाइड एआई जो है, एआई का अप्लाइड पार्ट, जैसे एग्रीकल्चर में एआई का यूज कैसे होता है, हेल्थ सेक्टर में कैसे होता है, तो उस पार्ट को लेकर यहाँ पे चीजें सिखाई जाएंगी। और ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? लखनऊ यूनिवर्सिटी में इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा यूपी का पहला एआई ग्रीन स्किल्ड सेंटर कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो आपका लखनऊ में। अगर एआई के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके मेंस में, तो इस पॉइंट को आप वहां पे लिख सकते हो। ठीक है, इस पॉइंट को वहां पे आप आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, चलो अगला है निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026। नीति आयोग की रिपोर्ट है, सूचकांक है निवेश अनुकूलता सूचकांक, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स। मतलब किस स्टेट ने इन्वेस्टमेंट के लिए अपने दरवाजे खोले हुए हैं, कहां पे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो यूपी इसमें परफॉर्मेंस की कैटेगरी में उभर के आया है। ठीक है, नीति आयोग द्वारा 17 जुलाई 2026 को जारी किए गए देश के पहले, ध्यान रखना पहला है, निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में गुजरात जो है 56.6 अंकों के साथ देश में पहले स्थान पर था। तो गुजरात टॉप में था, मतलब गुजरात में सबसे अच्छा एनवायरनमेंट है, फ्रेंडलीनेस एनवायरनमेंट है गुजरात में इन्वेस्टमेंट को लेकर। ठीक है, यूपी की बात करते हैं, गुजरात के साथ देखो सेकंड नंबर पे आपका महाराष्ट्र है, थर्ड नंबर पे आपका तमिलनाडु है। यूपी जो है टॉप
परफॉर्मेंस की कैटेगरी में रखा गया है यूपी को टॉप परफॉर्मेंस की कैटेगरी में रखा गया है। क्यों रखा गया है यूपी को, क्यों रखा गया है? हमारी सरकार ने इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या किया है? देखो हमारी सरकार का जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है अगेंस्ट क्राइम, ठीक है, इसके कारण क्राइम कम हुआ है यूपी में। इन्वेस्ट यूपी हमारे सरकार उसमें है। निवेश मित्रा हमारे यूपी में लागू है ना। हमारे यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रखा है, जैसे आपका लॉजिस्टिक पार्क हो गया, ठीक है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क हो जाएगा, एक्सप्रेसवे हो जाएगा आपका, एयरपोर्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। हमारी सरकार सब्सिडी प्रोवाइड करती है, जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे स्टैंप ड्यूटी में सब्सिडी प्रोवाइड करती है हमारी सरकार, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट के लिए जैसे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में लखनऊ में, ठीक है। और अभी हमारे जो सीएम है ये सिंगापुर गए थे, वहां से भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लेके आए, इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल लेके आए हैं। अभी बैंगलोर में भी एक रोड शो हुआ था, है ना, बैंगलोर रोड शो हुआ था, वहां से भी इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल आए हैं। तो ये सारी सरकार इन्वेस्टमेंट को लेकर कर रही है, ठीक है। और इसी के लिए यूपी जो है टॉप परफॉर्मेंस कैटेगरी में आया है इसमें, बस इतना ध्यान रखिएगा। अब ये सूचकांक जो है 84 इंडिकेटर को ध्यान में रखते बनाता है, और ये 8 पिलर के ऊपर डिपेंड करता है ये सूचकांक। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस क्लाइमेट कैसा है उस स्टेट में, रिसोर्सेज कैसे हैं, रेगुलेटरी ईज क्या है, इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट कैसा है उस स्टेट में, फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है स्टेट की, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, और एनवायरमेंटल रेजिलियंस क्या है उस स्टेट में। इन सब को ध्यान में रखते हुए 8 पिलर्स के ऊपर ये इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स को नीति आयोग ने रिलीज किया है, जिसमें हमारा यूपी टॉप कैटेगरी में है, टॉप परफॉर्मर कैटेगरी में है। और ये सरकार हमारी कर रही है किसके लिए सर? हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए, ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार नोएडा में भारत का सबसे बड़ा एकीकृत रोबोटिक्स और उन्नत विनिर्माण केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है। तो कहां पे बनेगा भारत का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड रोबोटिक्स एंड एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब? ये बनेगा सर नोएडा में। इंटीग्रेटेड रोबोटिक्स एंड एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब ये बनेगा अपना नोएडा में, ध्यान रखना, ठीक है। योजना बना रही है, अभी बना नहीं है, हो सकता है चेंज कर दे सरकार। इसका नाम रखा गया है प्रगति, इसका नाम रखा गया है प्रगति, पार्क फॉर रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीपीयू क्लस्टर एंड एडवांस टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन विल बी डेवलप्ड अप्रॉक्स 75 एकड़ में इसको डेवलप किया जाएगा, और 1 लाख एक्सपेक्टेड टू जनरेट ओवर 1 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब जनरेट किए जाएंगे, एंड ग्रॉस वैल्यू एडिशन ऑफ मोर देन 2000 करोड़ ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। 2000 करोड़ का जो हमारा जीडीपी है उसमें कम से कम हेल्प करेगा सकल मूल्य वर्धन में, ठीक है। इट विल ब्रिंग की कैपेबिलिटी सच एज रोबोटिक टेस्टिंग होंगे यहाँ पे, रैपिड प्रोटोटाइपिंग होगा, एआई कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा इसके अंदर, मोशन कैप्चर लैब्स होंगे, स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर्स होंगे इसके, एक ही छत के नीचे सारी चीजें होंगी। ये फ्यूचर की बात है, अभी बनना नहीं है, लेकिन सरकार योजना बना रही है, ठीक है, ध्यान रखना। राज्य सरकार यू हब पहल के तहत नोएडा और लखनऊ में 2 डीप टेक इनोवेशन सेंटर स्थापित करने की योजना बना रही है, जिसके लिए 2026-27 के लिए आपका 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। बस इतना ध्यान रखिएगा, अभी नोएडा में बनाने पे सरकार फोकस कर रही है, दैट्स इट। कहां पे सर? नोएडा में बनाने पे, ठीक है। चलो अगला है कम निवेश शुरू करें अपना स्टार्टअप, ठीक है। प्रो एक्सपो 2026 का आयोजन, देखो ये भी तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देता है, ये भी इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देता है। तो ये भी, अगर आप इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन लिखोगे इसको भी लिख सकते हो वहां पे। 18 से 19 जुलाई को लखनऊ में 2 दिवसीय भव्य प्रो एक्सपो 2026 का आयोजन किया गया। प्रो एक्सपो 2026 कहां पे सर? लखनऊ में। किस लिए? जितने भी हमारे छोटे छोटे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो हमारे छोटे छोटे एक तरह से ब्रांड हैं, वो आए थे, उन्होंने अपनी चीजों को शोकेस किया था, ठीक है। देखो जैसे सीएम युवा यूथ अड्डा द्वारा फ्रेंचाइज इंडिया के सहयोग से इसको आयोजित किया गया था।
इस बिजनेस महाकुंभ में देश के 30 से अधिक नामचीन ब्रांड्स अपनी फ्रेंचाइजी और सफल बिजनेस मॉडल के साथ यहाँ पे मौजूद थे। और सरकार की स्टार्टअप नीति, एमएसएमई प्रोत्साहन नीति, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ओडीओपी जैसी योजनाएं युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। ये हमारी सरकार की स्कीम है सारी की सारी, ताकि यूपी में हमारे जो बच्चे हैं वो एंटरप्रेन्योर बन सके, वो खुद का एक स्टार्टअप बना सके। ठीक है, ऐसे माहौल में प्रो एक्सपो 2026 जैसा आयोजन राज्य सरकार की इसी सोच को धरातल पर मजबूत कर रहा है कि हमारी राज्य सरकार का टारगेट सिर्फ जॉब देना नहीं, सिर्फ जॉब प्राप्त करना नहीं है, बल्कि जॉब देना भी है। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो ये जो है आपका प्रो एक्सपो नोएडा में, सॉरी लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था, लखनऊ में। ठीक है, चलो अगला है रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, यूपी में छात्राओं को मिलेगी पेट्रोल स्कूटी। योगी सरकार की रानी लक्ष्मीबाई योजना का अपडेट। अभी 2026-27 के बजट में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना की जिक्र किया था हमारी सरकार ने। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी है। शैक्षिक सत्र 2025-26 के स्नातक अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण करने वाली टॉप 5% छात्राओं को मुफ्त पेट्रोल चालित स्कूटी मिलेगा। मान लो अगर आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हो, ठीक है, और आपने पास किया है लेकिन आप टॉप 5 में आ रही हो, आप टॉप 5 स्टूडेंट में हो, तब आपको पेट्रोल, मुफ्त पेट्रोल वाली आपको स्कूटी मिलेगी। ध्यान रखना। और ये आप सीधा लिख सकते हो, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा, एससे आएगा, तो वहां पे इस डेटा का यूज कर सकते हो आराम से। ठीक है, करीब 50,000 छात्राओं को मिलेगा इसका लाभ। ठीक है, बीमा होगा, पंजीकरण होगा, हेलमेट होगा, 5 लीटर पेट्रोल का खर्च सरकार उठाएगी। योजना में स्नातक उत्कीर्ण दिव्यांग छात्राओं, निराश्रित बालिकाओं और शहीदों की बेटियों को बगैर मेरिट के ही स्कूटी दी जाएगी। सरकार इस पर लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च करेगी। योजना का लाभ केवल यूपी के निवासी को ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि किसी को भी, यूपी के निवासी। और वो जो छात्र है उसकी वार्षिक आय 12 लाख से कम होनी चाहिए, 12 लाख से कम आय होनी चाहिए उसकी, तब मिलेगा। और राज्य के विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय से संबंध, राजकीय महाविद्यालय, सहायता प्राप्त स्व वित्त पोषित महाविद्यालयों के अंतिम वर्ष उत्तीर्ण छात्राओं को मिलेगा ये। मतलब जितने भी सरकारी कॉलेज हैं, स्कूल हैं, उनकी छात्राओं को ये लाभ मिलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे देखो। ग्रीन हाइड्रोजन एक्सीलेंस, ग्रीन हाइड्रोजन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आईआईटी कानपुर में बन रहा है। आईआईटी कानपुर में उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के तहत ग्रीन हाइड्रोजन पर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। कहां पे की जाएगी सर? आईआईटी कानपुर में। बस इतना ध्यान रखिएगा, आईआईटी कानपुर में इसको स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा इसमें कुछ और पढ़ने की नीड नहीं है। ठीक है, आईआईटी कानपुर टू एस्टैब्लिश सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। आप सबको पता है ग्रीन हाइड्रोजन बहुत फेमस है अभी। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन, तो उसको लेकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा आईआईटी कानपुर में। सिर्फ इसमें इतना ही याद रखना है। ठीक है, चलो। देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र, हमारा यूपी जो है देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र बन गया है। क्यों? क्योंकि नोएडा में देखो सैमसंग हो गया, वीवो हो गया, ये सारी कंपनियां हैं। आज भी हम लोग यूपी जो है पूरे इंडिया का 65% मोबाइल यूपी में बन रहे हैं और 55% कंपोनेंट्स कहां पे बन रहे हैं? यूपी में बन रहे हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश आज देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण केंद्र बनकर उभरा है। क्यों बनकर उभरा है उसको हम लोग यहां पे देखेंगे। ठीक है, जैसे वर्तमान में भारत में निर्मित कुल मोबाइल फोनों में से लगभग 65% और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स में से लगभग 55% का उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश में हो रहा है। अब उसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं, क्योंकि हमारी सरकार सब्सिडी दे रही है, हमारी सरकार प्रमोट कर रही है कि आप आइए यहाँ पे प्लांट लगाइए, जैसे सैमसंग ने लगाया है। ठीक है, नोएडा और ग्रेटर नोएडा को केंद्र बनाकर विकसित किए गए मजबूत औद्योगिक परिवेश ने इस बदलाव में मुख्य भूमिका निभाई है, जिसमें उत्तर प्रदेश वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन में भारत की सबसे मजबूत कड़ी बन गया है। ठीक है, जैसे सैमसंग, ओप्पो, वीवो और एलजी जैसी वैश्विक कंपनियां अपनी विनिर्माण इकाइयों को विस्तार कर रही है नोएडा में। अब हमारी सरकार ने देखो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी लागू करी थी, 2020 में लाया था, फिर 17 में लाई थी, 2020 और 2022 में उसको संशोधित किया गया था।
यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2025, ठीक है, और 75 से अधिक कंपनियां द्वारा 28,000 करोड़ से अधिक का प्रत्यक्ष निवेश आया है इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में। आपसे पूछा जा सकता है मेंस में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को लेकर, ठीक है। सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश ने 32,146 करोड़ रुपए का स्वीकृत निवेश हासिल किया है, ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलो, ये एक और इंपॉर्टेंट है, सारनाथ का जो हमारा सारनाथ जो हमारा रीजन है जहां पे गौतम बुद्ध ने पहली बार अपना उपदेश दिया था, फर्स्ट सरमन दिया था, उस लोकेशन को हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये इंडिया का 45th वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यूपी का 4th है, ठीक है। तो 25 जुलाई को दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 48वें सत्र में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। कहां पे? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। और ये भारत की 45वीं धरोहर बन गई है और हमारे यूपी की 4थी। इससे पहले ताजमहल था, आगरा का किला था, फतेहपुर सीकरी था, अब हमारा सारनाथ भी हो गया है, सारनाथ, ठीक है। चलो, अब देखो एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट सारनाथ है और इस सूची में शामिल स्थल के दो भाग हैं, एक है चौखंडी स्तूप सारनाथ के पुरातात्विक अवशेष जिसमें धमेक स्तूप है, धर्मराजी का स्तूप है, मूलगंती कुठी बिहार है, अशोक स्तंभ है जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। सारनाथ को विश्व धरोहर स्थल घोषित किए जाने के बाद बौद्ध तीर्थयात्रा के 4 सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से 3, एक आपका लुम्बिनी, दूसरा महाबोधि मंदिर, तीसरा आपका सारनाथ, ये विश्व धरोहर स्थल में शामिल हो गए हैं। अब एक बचा है कुशीनगर, जहां पे बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, वो इसमें शामिल नहीं है, वो भी शामिल हो जाएगा तो पूरा आपका 4 के चारों स्थल इसमें शामिल हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक है। चलो, प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली सूर्य घर योजना, यूपी इसमें टॉप में रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। प्रदेश में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 7 लाख से अधिक आवासीय रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं यूपी में, तो इसलिए ये टॉप में रहा है यूपी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे उत्तर प्रदेश गुजरात के बाद, गुजरात टॉप में है, गुजरात के बाद देश में आवासीय सोलर इंस्टॉलेशन के मामले में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। आवासीय रूफटॉप सोलर की क्षमता अब 2000 मेगावाट से अधिक हो चुकी है, ठीक है, मतलब जो छत के ऊपर सोलर पैनल लगाए जाते हैं ना, उसकी बात हो रही है। अब ये प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है? इसको 2024 में शुरू किया गया था नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा, और दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सोलर पैनल है, जिसका उद्देश्य रूफटॉप पैनल लगाकर घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है। इस योजना के तहत प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, जिसका लक्ष्य मार्च 2027 तक 1 करोड़ परिवारों तक पहुंचना है। तो यूपी सेकंड रैंक पे है। इसको भी आप सोलर एनर्जी का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वहां पे आप यूज कर सकते हो, अगर सोलर एनर्जी का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। चलिए, अगला है सैन्य चिकित्सा विभाग, सैन्य चिकित्सा विभाग, ठीक है। देखो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 29 जुलाई को उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित कमांड हॉस्पिटल केंद्रीय कमान में सैन्य चिकित्सा विभाग का आभासी रूप से उद्घाटन किया। फर्स्ट डेडिकेटेड डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन कम्स इन लखनऊ। जैसे आप युद्ध के टाइम पे जो किसी का इंजरी हो जाता है, किसी को तकलीफ होती है, तो उसको कैसे ठीक करना है उसके लिए एक यहाँ पे डेडिकेटेड डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन शुरू किया गया लखनऊ में। यह भारत का पहला समर्पित शैक्षणिक और परिचालन विभाग है जो विशेष रूप से सैन्य चिकित्सा पर केंद्रित है, ठीक है। दिस इज द इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड एकेडमिक एंड ऑपरेशनल डिपार्टमेंट फोकस्ड स्पेसिफिकली ऑन मिलिट्री मेडिसिन। कहां पे बनाया गया है सर? लखनऊ के कमांड अस्पताल में, ठीक है, लखनऊ के कमांड अस्पताल में। चलो आगे देखो, नहीं ये, ठीक है। छठी राष्ट्रीय टेबल टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप, छठी राष्ट्रीय टेबल टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश जो है बच्चा वो चैंपियन बन के उभरा है। ये स्पोर्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके प्री के लिए यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब देखो, राजस्थान में खेला गया था ये, राजस्थान के जयपुर में, और देश भर से 11 युवा पुरुष टीमों और 7 महिला टीमों ने इसमें भाग लिया था, और उत्तर प्रदेश ने राजस्थान को 9 रनों से हराकर
9 रन थोड़ी होगा, टेबल टेनिस है। हाँ, टेनिस बॉल है ये, 9 रन नहीं होगा, छोड़ो। राजस्थान को हराकर खिताब जीता, तीसरा स्थान महाराष्ट्र ने हासिल किया, और लड़कियों का खिताब भी उत्तर प्रदेश ने जीता, जिसने फाइनल मुकाबले में तमिलनाडु को हराया, और जम्मू कश्मीर तीसरे स्थान पर था। तो यूपी जो है, चाहे मेल की बात करें चाहे फीमेल की बात करें, दोनों में हमारा यूपी टॉप में है, दोनों में हमारा यूपी टॉप में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब एक लास्ट है, भू संरक्षण एवं नदी पुनरुद्धार विषय पर 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। कहां पे? आपका लखनऊ में। ठीक है, 1 डे सेमिनार ऑन द थीम ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन एंड रिवर रिजुविनेशन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टेट ऑफ क्लीन गंगा मिशन इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये लखनऊ में आयोजित किया गया था इसका। ठीक है, लखनऊ में किस लिए? भूजल संरक्षण के ऊपर। ठीक है, भूजल संरक्षण के ऊपर, ताकि भूजल संरक्षण को लेकर लोगों को अवेयर किया जा सके। बस इसमें इतना काफी है और कोई काम नहीं है, बस लखनऊ में आयोजित किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ वन लाइनर करंट अफेयर्स हैं। वन लाइनर करंट अफेयर जैसे उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ वैज्ञानिक यूपी राजीव जो हैं, वो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में उनको नया निदेशक बनाया गया है, यूपी राजीव को। ठीक है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन प्रबंधन अकादमी रूपाम, पहले उपाम था लखनऊ में, अब रूपाम बनाया गया है नया, नए अत्याधुनिक परिसर का उद्घाटन किया, लखनऊ में है ये, और ये ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा पर आधारित है जिसका नाम है रूपाम, ध्यान रखना। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शाहजहांपुर जिले को के जलालाबाद कस्बे का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने का निर्णय लिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और वाराणसी हवाई अड्डे के टर्मिनल पर देश का पहला 6 लेन का अंडरपास बनाया जा रहा है। मान लो ये हवाई अड्डा है, उसके नीचे से 6 लेन का अंडरपास बनाया जा रहा है, देश का पहला होगा ये, ध्यान रखना। 13 जुलाई उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर के शहरी स्थानीय निकायों के लिए क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और रिसर्च मजबूत करने के मकसद से IIM इंदौर के साथ एक समझौता किया है। किसके साथ सर? IIM इंदौर के साथ एक समझौता किया है। ठीक है, 18 जुलाई को काशी युवा शिखर सम्मेलन मॉक संसद 2.0 का आयोजन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में किया गया। कहां पे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, काशी युवा शिखर सम्मेलन मॉक संसद 2.0। 18 जुलाई को मुख्यमंत्री ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नवीन मुख्यालय का लोकार्पण किया है। ठीक है, मुख्यालय भवन का लोकार्पण किया है। चलिए, तो ये पूरा आपका जुलाई का करंट अफेयर्स है। इस करंट अफेयर्स में मैंने पूरा ट्राई किया है कि आपका प्री भी कवर हो जाए, आपका मेंस भी कवर हो जाए। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को आप मैक्सिमम यूज तब करोगे जब आपका माइंड क्लियर रहेगा कि मुझे इस कंटेंट को प्री में भी यूज करना है, मुझे इस कंटेंट को मेंस में भी यूज करना है, तब जाके आप अच्छे से इस कंटेंट को यूज कर पाओगे। आप सोचोगे नहीं वीडियो देख लेता हूं छोड़ दूंगा, तो कोई फायदा नहीं है इसका फिर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो थैंक यू सो मच। मैं मिलूंगा आपसे आप सुबह की डीसी की क्लास में। तब तक ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।